बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। और आज बहुत ही ज़बरदस्त सुबह का आगाज़ हुआ है क्योंकि रात से हम देख रहे हैं हल्की फुल्की फुहार जारी है। से? हाँ, रात से अच्छा, ये सिलसिला जारी है और पूरी सुबह अभी बड़ी ज़बरदस्त गुजारी। लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारी हाजिरी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और फिर उसके साथ साथ हम आपके सामने मौजूद है। देखें, बरसात हल्की फुल्की ड्रिजल हो रही है, लेकिन इसमें अब हमारे बाइक सवार भाई ज़ाहिर है कि वो प्रोग्राम नहीं उस तरीके से देख या सुन पा रहे होंगे, लेकिन एहतियात सबसे ज़्यादा उन लोगों को करनी है क्योंकि हल्की सी ड्रिजल जब होती है तो रोड स्लिपरी हो जाते हैं। मतलब तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तेज़ बारिश से वो ज़्यादा खतरनाक है इस एतबार से कि फिसलन हो जाती है सड़क पे। आपको पता है कि इंजन ऑयल, तरह तरह की कसाफतें मौजूद होती हैं, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो बाकी ये है कि मुल्क के तौलो अर्ज़ में तो आपको पता है कि एक के बाद एक टेस्ट मैच का स्पेल चल रहा है बरसात का। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है सदफ अब्दुल जब्बार, वो है हब्स का होना। यानी कि बरसात होती है, उसके बाद मौसम में वही हब्स की कैफियत आ जाती है। वो हवा का जो कॉमन मुल्क भर में, जी, ये पूरे मुल्क में सावन के महीने में ये चीज़ें बड़ी बदरजा उत्तम पाई जाती हैं पूरे मुल्क में। और क्या कसाफत, जरा आप अल्फाज चेक करें। सावन का महीना आया, मैं तो कहने वाली थी कोई बैकग्राउंड इस पे म्यूजिक भी होना चाहिए। आज हमने जो सावन आए सावन जाए मौसम तुझको पुकारे गीत हमारे, ये कौन सा गाना है? मैंने नहीं सुना। अरे ये पाकिस्तान का ही गाना है। बड़ा हाँ, लॉलीवुड का। क्या बात। नहीं बस ठीक है, गाने की जरूरत नहीं। मैं गाना चाह रहा था। मैं अपने आवाज का दर्द आपके कानों में और हमारे नाज़रीन के कानों में मुंतकिल कर रहा था। आवाज अभी बड़ी करख्त किस्म की आ रही है और मुझे शुक्रिया का मैसेज भी मिल गया, देख लें आप। मीर शिराज चलें। अच्छा भाई, ये तो हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। मौसम अच्छा है तो इसलिए हमारे मिजाज भी अच्छे हैं। इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके मूड पर, तो इस पर भी कभी बात करेंगे कि मौसम अगर अच्छा ना हो तो कैसे अपना मूड अच्छा रखा जाए, तो ये बड़ा मैटर करता है। बिलाशुबा ऐसे ही है। तो सियासी मौसम पे चले आते हैं हम डायरेक्टली टू सियासी मौसम के वहाँ पर क्या हो रहा है। और हमारी सियासत में रोज़ बहुत कुछ होता है। अब हुआ ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया और इजलास है PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से। और ये मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान है क्योंकि पिछले इजलास के हवाले से भी यही खबरें आ रही थी, मगर वो इजलास फिर आगे बढ़ गया था। अब इसमें क्या है, इसमें बानी PTI, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर बैठकर काबीना से मुशावरत की जाएगी। अच्छा, ये वो कंडीशन है जो कि पीपल्स पार्टी से जब पूछा जाता है ना कि इस मामले पर आप इनका साथ देंगे कि नहीं देंगे, तो वही कहते हैं जी काबीना का इजलास होने दें, मुशावरत हमसे कहेंगे तो हम मुशावरत करके इस पर फैसला देंगे बिलाशुबा। अच्छा, इस पर शहरी रहमान ये कहते हैं कि PTI के DNA में पुरअमन एहतजाज नहीं है। अच्छा, कल इस बात का इंदिया और इसका इशारा जो आज शहरी रहमान ने गुफ्तगू की, वो शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी दिया था जब वो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग पुरअमन हैं तो फिर एहतजाज कौन करता होगा। अच्छा, फिर साथ ही साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि बानी PTI ने माफ़ी तलाफ़ी के लिए बयान दिया है, माफ़ी मांग कर सियासी धारे का हिस्सा बन जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, इस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। इंतशारी टोले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। चलिए, तो इस तरह के बयानात से हमें आइडिया हो रहा है कि हुकूमत इस वाले से क्या सोच रही है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि PTI के रहनुमा जो हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उनकी तरफ से बयान आया है। वही कहते हैं जी कि पिछले दिनों जो ये बात आई थी, बल्कि कल ही की बात है, कि एतराफ़ कर लिया है बानी PTI ने। वो कहते हैं उन्होंने जी कोई एतराफ़ नहीं किया है 9 मई के हवाले से, और मुलाकात के बाद उन्होंने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है। कहते हैं जी बानी PTI मुल्क की खातिर कानून के मुताबिक सब कुछ करने को तैयार है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब कहते हैं कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। यानी कि फिर से PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि भूख हड़ताल का सिलसिला मुल्क भर और सूबाई असम्बलियों तक फैलेगा। जुमे को पुरअमन एहतजाज करेंगे। और इन तमाम हालात में फैसल वाडा ने फिर पेशगोई की है। क्या है वो पेशगोई उन्होंने की है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है, अब ज़ाहिर है उसके लिए हुकूमत अदालत चली गई है। कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा इस हवाले से और अपना हक इस्तेमाल किया जाएगा। सुन लेते हैं। मखसूस नशिस्तों का इशू है, अदालती फैसला सीधा वो देता है। ये सारी सीटें हमने सुन्नी अदालत काउंसिल को दे दी, चैप्टर क्लोज हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। इनको बयान सुना कि पार्लियामेंट इस फैसले को मुस्तरद कर सकती है।
मैंने तो सबसे पहले ही कहा था, कह रहे हैं कि अब हम ये फैसला करेंगे कि हमने फैसला मानना है कि नहीं, ऐसे मुल्क चला करते एंड ऑफ द डे मायूसी है रिजर्व सीट्स के लिए इमरान खान की पार्टी को। इट्स नॉट दैट सिंपल कि मिलेगी नहीं मिलेगी, एप्लीकेबल नहीं होती नजर आ रही। तो चलें जी, बात कर लेते हैं। अलग सुबह हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और एंकर पर्सन खावर घुम्मन साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग खावर। आज हम वैसे इसलिए भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं क्योंकि कभी कभार ही कराची का मौसम अच्छा होता है, कोई ड्रिजल हो रही होती है, मॉर्निंग करेगा। तो आज हम थोड़ा फखरिया अंदाज में हमारी आवाज़ में भी आपको थोड़ा सा झलक रहा होगा। आप बताएं आपकी तरफ मौसम कैसा है? वैसे पहले चलें इससे आगाज़ करें। यहाँ पे बहुत अच्छा है, बारिश ऑलमोस्ट रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रही है और इस्लामाबाद अब काफी पिछले हफ्ते तो गर्मी काफी शिद्दत से थी, लेकिन अब मौसम काफी बेहतर हो गया। क्या बात है। अब जरा आ जाएं फिर ये अब अच्छे मौसम से गर्म सियासी मौसम की तरफ। ये काबीना का इजलास और फिर ये है कि पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आएगा। अच्छा, इसके अंदर एक मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था फॉर स्टार्टर्स के पहले जो है वो जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात दिए गए थे जब शुरू में ये मामला आता था, तारर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड एवरीथिंग, उस वक्त स्टेटमेंट्स डिफरेंट थे। कल शर्जील मेमन साहब जिस तरह से बात कर रहे थे और वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि ये किस तरीके से इन्होंने 9 मई के वाक़यात किए, किस तरीके से तोड़ फोड़ की। फिर अभी शहरी रहमान साहिबा का जो स्टेटमेंट हमारी नज़र से गुजरा उसमें भी यही कुछ। तो थोड़ा सा जहन साजी कोई हुई है, कुछ तब्दीली आ रही है स्टेटमेंट्स में? देखें, ये बड़ा एक सादा सा कुलिया है, इसमें मेरे ख्याल में समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि मौजूदा जो हुकूमत है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को सादा अक्सरियत या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नेशनल असेंबली के अंदर 167 का नंबर चाहिए। ठीक है। उनके जो अपने पास हैं वो सारे मिल मिला के जो बाद में आजाद कुछ लोग उनके साथ मिले थे को 120 समथिंग बनता है। बाकी जो एक बुनियादी वो जो अक्सरियत पूरी करने के लिए वो सपोर्ट मुहैया कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो एक बात समझने के लिए जरूरी है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ इसलिए कायम है कि इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। ठीक है। आज अगले 5 मिनट में एक लम्हे में एक बयान आ जाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कि अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो हम इस हुकूमत को अपनी सपोर्ट जो हमने दी हुई है वो वापस ले लेंगे, तो हुकूमत धड़म से नीचे गिर पड़ेगी। लिहाजा मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहस मैं वही कह रही हूँ, बहस करनी सवाल उठाना ही मेरे ख्याल में वो जो मेरे तो कम से कम समझ में नहीं आता कि जी पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं है। अगर आप लोग इस्लामाबाद से वाकिफ हैं और यकीनी तौर पर सदर ने चक्कर लगाया हुआ, सती साहब आपने भी देखा होगा इस्लामाबाद, वो जो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान वो पत्थर फेंके तो आप वो आराम से फेंक सकते हैं, मतलब वॉक करके जरदारी साहब उधर जा सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब, और वो जाते भी हैं, मुलाकातें भी हैं। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि जी इतना बड़ा फैसला जिसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इतने गंभीर असरात पड़ने जा रहे हैं और वो हुकूमत जो सिर्फ इसलिए कायम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतने बड़े फैसले में राय ना ली गई हो, कम से कम मेरी समझ तो बालातर है। लेकिन अगर आप कराची में बैठ के ऐसी को राय कायम कर रहे हैं या कर सकते हैं तो नहीं, असल में बात यह है कि हमने इसी प्रेसिडेंसी को यहीं पर देखा और इसी प्रेसिडेंसी में हमने एक अरसा पहले ये भी देखा कि फारूक लगारी साहब जिस पार्टी की जानिब से सदर बने थे उसी पार्टी की हुकूमत का तख्ता उल्टा उन्होंने। तो कभी कभार फास्ट रहते हुए भी फासले बहुत बढ़ जाते हैं, यू नेवर नो। लेकिन यहाँ पर यू आर राइट कि यहाँ पर बात कुछ और है, की कुछ और जा रही है, लेकिन आगे नतीजा क्या निकलेगा? ये और आज ही क्या नतीजे पे काबीना पहुंच जाएगी कि भाई अब हम ये करने वाले हैं। अब पीपल्स पार्टी अभी तक तो ये बात कह रही है ना कि जी पहले आप फैसला कर लें फिर हमसे मुशावरत कर लें। सो आज हो जाएगा इस पे कंसेंसस? देखिए जी, जो यहाँ पे खबर हमारे पास है, जराए हमें ये बता रहे हैं कि सारी मुशावरत हो चुकी हुई है, कानूनी जो नुक्ते हैं उसके ऊपर भी बहस मुबासा हो चुका हुआ है। अच्छा। और रात को आपने तार साहब को भी सुन लिया, वो भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं और ये फैसला हमारा अटल है। आज काबीना का इजलास है और यही बताया जा रहा है कि इस काबीना के इजलास के अंदर इस फैसले के हवाले से जो है वाजे जो बयान सामने आ जाएगा कि क्या हुकूमत कर रही है नहीं। अब दो चीजें हैं, एक बात ये हो रही है कि पार्टी के ऊपर बैन ना लगाया जाए, सिर्फ आर्टिकल 6 जो है, ये जो 4-5 बड़े हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, बानी PTI है, साबिक सदर हैं कासिम सूरी हैं और चंद और किरदार जिनका वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कुछ हिस्सा रहा है, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए और प्रेशर में लाया जाए। इस तरह की भी बात हो रही है।
देखें आज फिर काबीना का इजलास क्या होता होता है है? वो अच्छा खबर एक बयान जो कल क्या सामने आया कि एतराफ़ कर लिया है कि मुमकिना गिरफ्तारी पर हमला बल्कि एहतजाज करना है, ये वाला बयान मंसूब किया गया बानी पीटीआई से। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी के लिए बयान दिया है और अगर वो अपनी जो तर्ज सियासत है उसे छोड़ के एक सियासी धारे में आना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। लेकिन सलमान अकरम राजा कह रहे हैं जी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, उनकी बात का मतलब ये नहीं था। तो ये जो बयान है पहले तो इस बारे में बताइएगा। और फिर सलमान अकरम राजा भी कह रहे हैं कि जी बातचीत के दरवाजे खुले। अब ये किससे बातचीत के दरवाजे खुलेंगे? देखें जी, बातचीत के जो दरवाजे हैं वो आपको पता है कि इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत वक्त अगर बात करना चाहती है तो हम बात करेंगे। ठीक है। दाएं बाएं से हम बयानात सुनते हैं लेकिन आज तक ना हमने जो आसिफ जरदारी साहब हैं जो सदर पाकिस्तान के हैं उनकी तरफ से वो बात की गई है, ये कमेटी बनाई गई है, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। आपको याद होगा कराची के अंदर गए थे कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब और वहाँ पे जो सनतकार हैं, बिजनेसमैन, उन्होंने ये कहा था कि जी आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए वो जो है अडियाला का मकीन है उससे बातचीत करें। एनीवेज, तो हुकूमत की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई राय सामने नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर मौजूद है, वो कहते हैं कि जी ये हमारे बुनियादी मसले हैं, इनके ऊपर बात करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो दोनों अतराफ जो है अपने अपने वो जो स्टैंड के ऊपर कायम है। बात की फिल वक्त तो हमें कोई होती हुई नजर नहीं आ रही। बाकी जहाँ तक कल आपने बात की वो बयान की कि वो जो जेल के अंदर, देखें जेल के अंदर ना मुख्तलिफ जो आप हमारे कोलीग जाते हैं वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक डिफरेंट के अंदर बात हो रही होती है, उसके अंदर ज़ाहिर है वो जो कम्युनिकेशन के मसाइल हैं और उसको एक जब बाहर आके खबर चलती है तो उसकी एक और जो है हमें पता चल रहा होता है, उसका तासुर बन रहा होता है। अच्छा, एक और यू आर राइट इस सेंस में, क्योंकि एक तो मसला जेन्युइनली आपको पता है ना कि एक जमात के साथ होता था कि सियाक़ो सबाक़ से हटकर उनके रहनुमा का बयान बकौल उनके वो पेश किया जाता था। दूसरा ये जो मामलात हैं ये भी अपनी जगह मौजूद हैं कि कहा कुछ जाता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में और रिपोर्ट कुछ और हो जाता है। और इसकी हमें आइडिया उस वक्त भी हो सदफ जब ये सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स के हवाले से बात होती थी और अब जब बराह रास्त समात हम देख रहे होते हैं तो तब समझ में आता है कि असल मामलात क्या है। पहले से ही बता दिया तो ये रिमार्क्स ये तो फैसला। थैंक यू सो मच खावर गुमन साहब, हमारे लिए वक्त निकाल के मौजूद रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब क्या है जी मामला? अब जी मामला है टैक्स का। ना करें, मैं कहता हूँ ऐसी खबरें जो है ना हमें देनी नहीं चाहिए। जिसको नहीं भी पता होता वो भी जो है वो उस पे देखिए अब आप खाना एक तफरी कराची में है जिसे हम कहते हैं, लोग अक्सर मॉल चले जाते हैं और कहाँ जाएं ना, यहाँ पर पार्क्स हैं, यहाँ ना यहाँ पर ऐसी जगह हैं, तो लोग क्या करते हैं पार्क्स भी जा सकते हैं आप अच्छे नज़ारे देखने के लिए। पार्क्स चले जाते हैं, अच्छे पार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, अशफाक किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सब्ज़े की बात कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स चले जाते हैं, खाने चले जाते हैं और यू नो कराची में तो हर तरह का फ्लेवर पाया जाता है, तो लोगों के लिए एक बड़ी इंजॉयमेंट होती है। मगर अब अगर आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया तो जो उस पर टैक्स लगेगा वो बढ़ा दिया गया है, उस टैक्स में इजाफा कर दिया, यानी अल्टीमेटली बर्डन है टैक्स का। मैं इतना खुश होता था सारिफ पर ही आना है कि जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर रहा होता था तो वो आके बताते थे कार्ड पे पेमेंट पे आपका बिल पे टैक्स 8% होगा। मैं इतना खुश होता था कि अव्वल तो 0% होना चाहिए, लेकिन चलो 8% भी सही है और बिल एडजस्ट हो गया है। उसके बाद अब ये खुशी मेरी मांद पड़ गई है क्योंकि अब ये 15% लगाएंगे। लेकिन अब ये कौन पता चलाएगा कि ये 58 रेस्टोरेंट्स को ये इजाज़त दी गई है, क्योंकि अब ये सारे के सारे जो है वो आप ये देखिए कि ये मामला तो फिर कैसे हम क्लियर करेंगे? इस पे भी ये हो सकता है। अच्छा वो उनको कोई मसला नहीं है, उन्होंने तो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के हवाले कर देना है। उसूलन तो यही होना चाहिए। जाहिर है जब टैक्स आवाम से लिया जाएगा ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो आवाम का यूज़ हो रहा है, टैक्स वो कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को दे देंगे, तो उनका तो कोई मसला नहीं है, उनके पास ना वो पैसा जा रहा है। मसला ये आवाम की जेब पे भारी पड़ा है। तो अब आप कैश लेके घूमें, सोचें दुनिया जो है कैश में कौन सा टैक्स कम होगा? नहीं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे 15%। नहीं, वैसे भी 15% था। वो था ये चक्कर कि जब अगर आप डेबिट से करेंगे तो 8% होगा। समझा करें सदफ, मुझे लगता है पिछले 1 महीने में आप किसी रेस्टोरेंट पे नहीं गई या आपने गौर नहीं किया? मैंने गौर नहीं किया इस बात को। सही आपने समझाया कि ये अब मसला हो गया है कि भाई 15% जो है अब आप पे टैक्स लगेगा। सो अब आप जो हम समझते थे ना हमारे पास कार्ड है तो उसके कोई ना कोई पर्क्स हैं, कोई बेनिफिट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे ले लिए गए हैं वापस। सो अब जी क्या होगा? अब चलें जी, अब रिटेलर्स पे आ जाते हैं।
हम अपने थोड़े से दुखड़े रोते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं और बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। उधर रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स के मामले में पेशरफ्त हुई है। सुने ज़रा, एक जगह गर्दन पकड़ ली जाती है और एक जगह पेशरफ्त हुई है। अच्छा, ये जो फिक्स्ड है ना, ज़रा सा इसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसमें शहर जो है वो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत 42 शहर हैं। यहाँ पर रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स नाफिज किया गया है। अब क्या होगा इस सिलसिले में? इसमें यह होगा कि ये 100 रुपये से शुरू होगा और 10,000 रुपये इसका मैक्सिमम ये टैक्स है वो लगाया गया है। अब वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से FBR ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया और टैक्स मशीनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्दा फरोशों के लिए 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये ये टैक्स मुकर्रर किया है। तो ये पहले भी कहा था जी कम से कम रखेंगे, अब आप देख लें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 है। 100 रुपये से लेके 10,000 छोटे दुकानदार पे तो समझ आता है, लेकिन ये किस हिसाब से क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे जी इसका 10,000 रुपये? 100 रुपये से लेके 100 रुपया जी, 100 रुपये में क्या हो जाता है वैसे? अगर अपने मोबाइल चार्ज करना चाहें, मैं हैरान होता हूँ कि 100 रुपये से लेके माहाना 10 फिक्स टैक्स 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 वुड बी द कैप, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी, यानी कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। मैं और हमारे जो EP साहब हैं वो जनाब वारिस खान साहब, हम अगर बाहर निकल के कई जगहों की निशानदेही ऐसी कर सकते हैं जहाँ पर छोटी सी दुकान होगी लेकिन वहाँ पर कमाई अच्छी खासी हो रही होगी, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या तरीक़ेकार है। लेकिन चलें, आबिद सुलैरी साहब माहिर मैशत हमारे साथ है, तो पहले हम उनसे बात कर लेते हैं ज़रा। वो जो उससे पहले जो फाइनेंसिंग गैप की खबर थी उससे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आबिद सुलैरी साहब। ज़रा बताइएगा, वज़ीर ख़जाना IMF के साथ ये जो बैरूनी फाइनेंसिंग गैप है इस पर मुज़ाकरात जारी हैं, तो हमें इसका हमारी मैशत पर एक तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसके इम्कानात कितने हैं कि मुज़ाकरात सक्सेसफुल हों? वज़ीर ख़जाना के बयानात के हिसाब से तो वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग स्पेशली जो बायलैटरल दोस्त ममालिक की जानिब से अरेंज होना है वो अरेंज हो जाएगी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान जो है उसको ये लोन मिल जाएगा। आज ही की एक जो नई पेशरफ्त है वो आपने देखी होगी कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में एक $100 मिलियन का पाकिस्तान की इमदाद के लिए बिल जो है वो अप्रूव किया गया और उसमें एक बड़ी फाइन लाइन है, वो 2-3 चीज़ें जिसके लिए वो पैसे दिए जा रहे हैं। वहाँ पे कहा गया है कि पाकिस्तान जो है उसकी चाइना पे रिलायंस और डिपेंडेंसी रोकने के लिए भी ये रकम ज़रूरी है और प्रेसिडेंट की तरफ से ईवान नुमाइंदगान से उसकी अप्रूवल जो है वो मांगी गई है। तो लग ये रहा है कि इस वक्त जो IMF, अमेरिका और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं वो चाह रही होंगी कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे चाइना पे डिपेंडेंट ना हो जाए और ये एक बड़ी फाइन लाइन है जो कि पाकिस्तान को मेंटेन करनी है, एक फाइन बैलेंस के ना तो वो अपने जो मशरकी इत्तेहादी हैं उनको लूज कर सकता है, चाइना को, सऊदी अरेबिया को, UAE को, और अगर इस वक्त अमेरिका जो है वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान चाइना पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना हो जाए, तो फिर IMF का प्रोग्राम जो है ये होते हुए मुझे इसमें कोई वो डाउट नज़र नहीं आ रहा है। ओके, अच्छा, साथ ही साथ हमारे साथ खाकान नजीब साहब भी मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। खाकान साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो ताजिर दोस्त स्पेशल रूल्स 2024, इसके अंदर रिटेलर्स आर सब्जेक्टेड टू अ फिक्स्ड मंथली टैक्स रेंजिंग फ्रॉम 100 to 10,000 रुपीज़, और ये पहले 6 शहरों तक इसका दायरा था, अब उसके 42 शहरों तक दायरा वसी किया जा रहा है। मुझे इसके अंदर ज़रा बताइएगा कि एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होगी और फेयर मतलब तरीके से देखा जाएगा कि क्या मतलब उसके अंदर वैल्यूएशन कंसिडर्स फैक्टर्स सच एज रेंटल वैल्यू, लोकेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू स्पेसिफिक टू ईच सिटी। आई मीन 100 रुपये से ये मामला शुरू होगा, ये है क्या चक्कर, समझ नहीं पा रहे हम। खाकान साहब जी, आप सॉरी मुझसे बात कर रहे हैं? जी खाकान साहब, मेरा सवाल आपसे ही है। अच्छा जी, सो देखिए, रिटेलर से बहुत से अरसे से एक गुफ्तगू चल रही है कि हमने कैसे इनको टैक्स नेट में लाना है।
एक पहले हमने इनको फिक्स्ड टैक्स स्कीम में लाने के लिए कोशिश की। अब एक आई थिंक डिस्कशन ये हुई है कि छोटी जो शॉप्स हैं, आई थिंक 100 स्क्वायर फीट की, इनको छोड़कर जो इससे बड़ी शॉप्स हैं उन पे एक एडवांस इनकम टैक्स विद होल्डिंग की बाद में जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, और इसका तायुन जो है वो FPR जो है करेगा कि ये कितना होना चाहिए। सो आई थिंक ये इसकी डिटेल्स जो है वो अभी दे आर स्टिल वर्किंग आउट, वो यहाँ पर नहीं आई हैं, बट दे हैव एग्रीड कि इन 42 सिटीज में, और इनकी जो रोड्स हैं उनका भी शायद तायुन हो गया है कि कहाँ कहाँ पे ये किया जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फॉरवर्ड। 50 बिलियन मे बी अ स्मॉल अमाउंट टू बिगिन विद, जो हम इनसे कोशिश करेंगे इस पूरे मालियाती साल में इकट्ठा करने की, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्रेस टू मूव इन दिस डायरेक्शन। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ₹100। आजकल 100 रुपया तो ये तो वहाँ पर सैलरीड क्लास पे तो बढ़ा के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मुझे ये बताइए कि एक दुकान, मैं और आप ही चलें कराची शहर में निकल चले, मैं आपको इतनी छोटी छोटी दुकानें दिखाऊंगा जहाँ पर करोड़ों के बिजनेस हो रहे होंगे, एक दिन में लाखों रुपए की वहाँ से हो गए। मतलब बोल्टन मार्केट चले जाएं आप, छांटी गली चले जाएं आप, मैगजीन लैंड चले जाएं आप, मतलब देयर आर सो मेनी प्लेसेस आई कैन टेक यू। तो ये तो मतलब मजाक हो रहा है ये। So I think it's not only I mean we are being thankful for that. ये बात सही है आपकी कि एग्जेम्पशंस जो हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक इन्फ्लुएंशियल रद्द अमल रहा है, स्ट्राइक्स हुई 3-4 दफ़ा, हमने इसको वापस लिया। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो 100 स्क्वायर फीट है उस पर हो सकता है कि ऐसा कारोबार हो रहा हो, बट आई थिंक इसको एक बिगिनिंग सोचना चाहिए। मैं इसलिए ये कहता हूँ क्योंकि आप एक काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे, अब आपने एक आगाज किया है कि चलें हम मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, आहिस्ता आहिस्ता इन एग्जेम्पशंस को भी उठाना पड़ेगा। ये बात भी बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, एंड मूव करना पड़ेगा टू प्रॉपर नॉर्मल। इन्फ्लुएंशियल है, रद्द अमल आता है इनका, इस वजह से सैलरीड क्लास कोई रद्द अमल नहीं दे सकती, वो इन्फ्लुएंशियल भी नहीं है, उनको तो पैसा ही उनका टैक्स कट के मिलता है। पहले तो मुझे बताएं, ये 100 से 10,000 इस नेट में भी आने को तैयार हैं कि नहीं वो? आई थिंक ये जो इस वक्त आपके सामने स्कीम का इजरा किया जा रहा है, इसकी दो आई थिंक जाविये हैं। एक तो यह क्योंकि IMF के साथ एक एंगेजमेंट है और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक एग्रीमेंट है कि हम ये करेंगे। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, आवर हैंड इज फोर्स्ड टू डू दिस। और दूसरी बात ये है कि IMF को दिखाने को एक फॉर्मेलिटी एक तरह से की है, इसको अगर ऐसे सम अप किया जाए तो गलत नहीं होगा फिर डॉक्टर खाकान? I think अब हमें we should stand behind any government, we should stand behind the state and say कि ये करना तो है हर सूरत में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पर्सनल इनकम टैक्स भी लगाएं, कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाएं, हर तरह की जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसको टैक्सेशन के निज़ाम में लाएं, और जो ये सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट, रिटेल, पाकिस्तान की होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब को उस नेटवर्क से बाहर रखें। आई थिंक दैट टाइम हैज पास्ड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हर कोई टेबल पर बैठकर यही कहता है कि आप अपने सारे एरियाज को मसावी यानी कि हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन जो है उस स्ट्रक्चर में लाएं। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान वहाँ खड़ा है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं इन सेक्टर्स को बाहर रखना। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज़ाहिर है कि समझ पाएँ, क्योंकि अब वही मामला आ गया है हमारी मईशत पे कि जहाँ कहा जाता है कि गल वध गई है और गल हद से ज़्यादा वध गई है मुख्तारिया, क्योंकि द पॉइंट इज़ कि एक हमारी इकॉनमी अब बेसिकली टैक्स ड्रिवन हो चुकी है, और अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि सिर्फ एक सैलरीड क्लास ही सारे इस मामले का बोझ बर्दाश्त करे। और जाहिर है कि वैसे तो कहा जाता है कि हर चीज़ आदाद शुमार का हेर फेर होती है, लेकिन ये नंबर्स जो हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो अब दूसरे मतलब ये लोगों को भी अपना इसमें बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप ये देख लें, ज़राअत का शोबा हमारे यहाँ मौजूद है, और अभी आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब हमारे साथ आ चुके हैं। उनसे आबिद सुलेरी साहब, ये जो हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि एक तरफ तो सैलरी क्लास पे जो आपने परसेंटेज लगाई है टैक्स की वो देखें, दूसरा जो आप रिटेलर्स पर लगाने जा रहे हैं, दुकानदारों पर लगाने जा रहे हैं वो 100 से 10,000। तो 100 रुपए से क्या लॉजिक समझे हम, मतलब इतनी ज़्यादा। और फिर खुद खाकान साहब यहाँ पर हैं हमारे साथ, वही कह रहे हैं जी उनका तरफ से रिएक्शन आता है, तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एटलीस्ट उन्हें टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई। तो ये अच्छा स्टेप समझें, या हम समझें कि जी ये कुछ फेयर नहीं हो रहा है ये बाकी तबकों को देखते हुए? मेरा ख्याल है इस वक्त अगर हम आगाज़ देखें तो आगाज़ के तौर पे 100 रुपया भी लग जाए तो बहुत बेहतर चीज़ है। एटलीस्ट एक प्रोसेस में आना शुरू हो जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। जो सैलरीड क्लास है उसके साथ जो हो रहा है पिछले कई
दहाइयों से, वो तो ये है कि वो अपनी इनकम हाइड कर ही नहीं सकते, उनको एट सोर्स टैक्स कट के जो है वो नेट सैलरी मिलती है जो टेक होम होता है। ये जो रिटेलर और बाकी कारोबारी हजरात हैं, क्योंकि इनकी इनकम जो है वो उस तरह से डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है ही नहीं, तो ये जो इस वक्त अप्रोच अडॉप्ट की जाती है ये रेवेन्यू इन्हांसमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक दफ़ा वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी होनी शुरू हो जाए, वो एक नेट में आ जाए और फिर जिसका जितना तनासब बनता हो आमदनी का, उस हिसाब से उससे टैक्स जो है वो आने वाले सालों में वसूल किया जा सके। बट देयर हैज़ टू बी अ स्टेप के उसके अंदर अब जाहिर है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी कि ये फेयर मार्केट असेसमेंट क्या होगी, इवैल्यूएशन का तरीक़ेकार क्या होगा, किस तरीके से देखा जाएगा कि कौन कितना कमा रहा है। जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो ये डिजिटलाइजेशन जो थी FPR की, और जैसा कि बार बार फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर वो आपके डिजिटल डाटा की मदद से वो इनकम स्टेटस जो है वो उसको मैच करने की कोशिश करेंगे आने वाले सालों में। इस साल में तो अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना मकसूद है FPR का, और FPR ये चाह रही है कि ये लोग जो कि इस वक्त इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है ये एक डॉक्यूमेंट इकोनॉमी में शामिल हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जिसका जवाब मैं आप दोनों से चाहूँगा, आबिद साहब आप माशाल्लाह इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रहे, पहले आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। खाकान नजीब साहब भी अहम पोस्ट पे माशाल्लाह रहे और इकोनॉमी को देखते भी रहे, ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और आई एम श्योर कि आप लोग एडवाइस भी करते होंगे कि सिर्फ टैक्स नेट को डीप करने के बजाय, यानी कि उसकी जड़ें मज़ीद गहरी करने के बजाय उसको वसी किया जाता है, जो इसहाक डार साहब जिस जानिब इशारा करते थे, तो आज सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती है। और ये स्टेटमेंट्स तो हम 20 साल पहले से सुन रहे हैं, तो ये इसमें दिक्कत क्या थी, मुश्किल क्या थी कि आज तक ये नहीं हो सका और अब जो है वो आके इस पर सोचा जा रहा है। पहले आप स्टार्ट कीजिएगा आबिद साहब। इस पर मुश्किल यही थी कि जिन लोगों को आप टैक्स नेट में लाने की बात करते हैं वो किसी न किसी सियासी जमात की कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं। जब हम रिटेलर या ये जो कारोबारी हजरात है इनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करते हैं तो उससे PMLN का वोट बैंक हिट होता था। अगर आप जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लाने की बात करते थे तो उस पर जो प्रीडोमिनेटली सिंध बल्कि जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है वो हिट होता है। जब हम बात करते हैं इनको सर्विसेज सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तो उससे लीड कैप्चर जो है वो मुतासर होता है। तो ये बदकिस्मती से कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो या लॉबिंग जो थी वो रहती थी। जब हम बात करते थे एक्सपोर्टर्स की अर्निंग पे उनको टैक्स नेट में लेके आ जाए तो फौरी तौर पे पाकिस्तान की और एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो नारा सामने आ जाता था कि उनको नहीं छेड़ा जा सकता। तो ये जो पिछले साल हम डिफॉल्ट से वापस आए हैं उसके बाद से मुझे लग रहा है कि ये एक रियलाइजेशन होती चली जा रही है कि इस वक्त नाउ और नेवर IMF जो है वो इन तमाम चीज़ों के बगैर, और ये चीज़ें कोई नई नहीं है, ये पिछले IMF के आप 4-5 प्रोग्राम उठा के देखते हैं, हर प्रोग्राम में इसी तरह की रिकमेंडेशन होती थी जो कि पिछली हुकूमतें, और मैं किसी एक हुकूमत का नाम नहीं ले रहा, मैं तमाम हुकूमतों का नाम ले रहा हूँ, तो पिछली हुकूमतें जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिलेक्टेंट रहीं इनको इम्प्लीमेंट करने। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब माशी इस्लाहात की बात करते हैं तो वो होनी ज़रूरी है। पिछले दिनों से ये जो मामला चल रहा है, डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपकी तरफ आऊँगी कि जिस तरीके से IPPs की मद में, कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो हम पर टैक्स लगाए गए हैं, 40 से 45 हमारे परसेंटेज जो है वो टैक्स जाते हैं बिजली के बिल में। अब ये जो इतना सारा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और साथ में गवर्नमेंट जो है वो आपके ख्याल में अपनी मईशत इससे कैसे चलाएगी? IMF से पैसे मिल जाएंगे, क्या ये काफ़ी है या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना होगा? इन सेक्टर्स में क्या हो रहा है? तो पहले तो जो आपका पहला सवाल था कि हम आज तक अपना टैक्स जो नेट है वो क्यों नहीं बढ़ा पाए, देखिए इसको समझने की जरूरत है। हम आज भी ये समझते हैं कि FPR की कोई डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान से बाहर से आकर हमारी कर देगा। हम आज भी इस पिछले 20 साल पहले चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि वेरियस प्रोग्राम्स चलते रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चलते रहे हैं FPR के अंदर कि उसकी कंप्यूटराइजेशन हो जाए, सामान आ जाए। ये सारे फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स थे। आपने कभी भी ये रियलाइज नहीं किया कि नीड ऑफ द आवर इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको अपनी रिसर्च टीम बनाने की जरूरत है ताकि जो टैक्स गैप्स हैं, चाहे वो सर्विसेज में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, GST में हो, इनकम टैक्स में हो, एग्रीकल्चर में हो, रिटेल में हो, वो आइडेंटिफाई हो।
अभी भी अगर मैंने कोई स्टडी पढ़नी हो तो मैं किसी मल्टीलैटरल की स्टडी पढ़ के टैक्स गैप को देखता हूं, कोई GIZ की स्टडी पढ़ के टैक्स गैप को देखता हूं। सो पहली तो ये बात है कि ये सारा ओनस डाल देते हैं हम कि ये पॉलिटिकल विल नहीं है और सब कुछ है, ये अपनी जगह दुरुस्त, बट असल प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान का हम समझ ही नहीं पा रहे और आज भी नहीं समझ पा रहे, वो है कि यू आर इन अ कॉम्पिटेंस चैलेंज। आप उस मसले को जब तक हल नहीं करेंगे और आप अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को जब तक अपने मसाइल को हल करने के लिए बिल्ड नहीं करेंगे, आप मुझे आज से 3 साल बाद दोबारा इंटरव्यू कर लेना, 9% पे पाकिस्तान का टैक्स टू GDP खड़ा हुआ है। आज भी जो पुश आ रहा है वो IMF की वजह से आ रहा है। ये जो सारा इस वक्त टैक्सेशन के निजाम में तब्दीली है, अगर किसी के पास वो रिपोर्ट है तो जाके पढ़ ले जो पाकिस्तान पे IMF ने दी है, तो समझ आ जाएगी बात। एक प्रेस रिलीज में 10 या 11 मर्तबा टैक्स के लफ्ज का जिक्र है। सो आज भी ये जो सारा पैराफिनेलिया बिल्ड किया जा रहा है और कोई गलत नहीं है, बट ये एक इस ईमा पे है कि हमें कोई बता रहा है कि हमें ये सारे काम करने हैं, पर ये हम तो पिछले 12 साल से बता रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो 12 साल से बता रहा हूँ कि ये टैक्स गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। इनमें कैपेबिलिटी बिल्ड करें। डिजिटलाइजेशन तो एक छोटा सा प्रोसेस है। पाकिस्तान के पास नादरा का डेटा है, गैस का डेटा है, पावर का डेटा है, मेरे ट्रैवल का डेटा है, मेरे बैंक का डेटा है। मुझे बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम तो है ना कि कोई जाकर इस डेटे को देखे, उसको कोलेट करे और कहे कि डॉक्टर साहब आपकी तो इनकम इतनी है और आपके खर्चे इतने हैं, जस्टिफाई करें। असल मकसद तो ये है काम करने का, और ये करना ही पड़ेगा किसी दिन, इसी तरह मेरे रिटेलर भाइयों का और बाकियों का। आई थिंक दैट इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब और आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ थे, और हमने कोशिश की जी आप तक बताएं कि ये क्या मामलात हैं, हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, आवाम को दोबारा उनकी जेब पे भारी पड़ेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह की महंगाई है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, उसका एक हमने थोड़े दिनों पहले थोड़ा सा हमने इजहार देखा जब हमारे एक पुराने एक्टर हैं उनकी जानिब से बिजली के बिल दिखा के बताया गया। उन्होंने ये तक बात कह दी कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ये नहीं कि हम इस चीज़ को किसी तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ है जो बताई जाए, लेकिन ये इस नहज पे आवाम पहुंच गई है कि उनके पास पैसे नहीं हैं बिल अदा करने को। किसी की तनख्वाह 30,000 है, 40,000 बिल आ रहा है, अब वो लोग करें क्या। ऐसे में ही कल एक हौलनाक वाक़या पेश आया, और वाक़या गुजरांवाला में बिजली का बिल आया, 2 भाइयों में उस पर झगड़ा हुआ क्योंकि दोनों भाई ये चाह रहे थे आधा आधा बिल जो है वो दे दिया जाए, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। बिल कितना था इनका? 30,000 रुपये का बिल आया था। अंदाज़ा कीजिए। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि वैसे तो कोई कहते कि जी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये एक अरसे से कहा जाता रहा, लेकिन यहाँ पर मसला एक ये है कि आपको पता है कि डिस्कशंस किन किन चीज़ों पे होती है कि भाई एक भाई हो सकता है ज़्यादा कमाता हो, दूसरा कम कमाता हो, ठीक है, एक घर में AC चलते हो, दूसरे में ना चलते हो, लेकिन बिल की जो तकसीम होती है वो ज़ाहिर है कि मुनसिफाना बुनियादों पर इस एतबार से कि आधा आधा देना है, क्योंकि कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि चेक किया जा सके, या तो सब मीटर लगे। अब ये इंतहाई कदम इस तरीके से उठाना, इसकी क्या कोई किस तरीके से हम इस पे बात कर सकते हैं कि ये क्या तरीक़ेकार है? क्या इंसान अपनी बर्दाश्त के आखिरी लेवल तक पहुंच जाता है? होता क्या है, या उसका माइंडसेट ही ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर तो पेट में रोटी हो, बदन पे कपड़ा हो, सर पे छत हो और रोजगार हो, उसके बाद कोई कत्ल करे या कोई जुर्म करे तो फिर आप चेक करते कि इसकी नफ्सियात में क्या प्रॉब्लम है। जब उसके पास सब कुछ था तो फिर उसने ये हरकत क्यों की? जी, यहाँ पे बात बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे बात नहीं वो यही बात है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पे बात है सर्वाइवल की। देखिए, हर इंसान के अंदर एक थ्रेशहोल्ड होता है बर्दाश्त का, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। पेन भी इसी के अंदर आता है। किसी से बात की और किसी ने कोई बुरी बात की, उसको बर्दाश्त करना, सब्र करना, वो सब थ्रेशहोल्ड में आता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मैं पिछले 25 से 30 साल में देख रहा हूँ कि कौम के अंदर जो बर्दाश्त का थ्रेशहोल्ड है वो कम होते होते इस नहज पे आ गया है कि छोटी सी बात पर इंसान को ऐसा इकदाम उठा लेता है जो उठाना नहीं चाहिए उसको। इस केस में भी यही हुआ कि जब बिल ज्यादा आ गया और उसको पता है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है बढ़ने की बिल की, और हमारे पास कोई और जरिया नहीं है पैसे कमाने का, जो भी आप नौकरी करते हैं या जो भी करते हैं उसके अलावा कोई जरा है हमारे पास नहीं है,
तो इसमें फिर बर्दाश्त इतनी कम हो जाती है कि इंसान फिर कोई ऐसा इकदाम उठा लेता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। यही भाइयों के साथ हुआ। आप याद रखिएगा कि ये जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर चूंकि बर्दाश्त कम हो जाती है, तो बर्दाश्त जब कम हो जाती है तो बेइज्जती बढ़ती है। बेइज्जती बढ़ती है, इसका मतलब है इंसानी रिश्ते, इंसानी ताल्लुकात, खून का रिश्ता, उसके साथ जो ताल्लुक होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो इंसान जो है वो फिर दूसरे की कदर कीमत या उसकी जो मंजिलत है उसको भूल जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ जी। मुझे फिर भाई थे, आपस में डिस्कशन कर सकते थे, किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकते थे। अब भाई ने अगर नहीं दिए पैसे तो भाई को मार देना, ये मेरे लिए आपने कहा कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त। लेकिन अब जिस तरह के मुआशरे में हम जी रहे हैं, जिसमें मुआशी तौर पे हालात देखें, लोगों की जेब पर भारी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा हाई हो गया है, ऐसे में क्या आप लोगों को सजेशन करेंगे जब वो बिल देख के वो दिल थाम के बैठ जाते हैं, जी अब हम करें क्या? मैंने मिसाल दी, हमारे अदाकार वो भी यही बात करते नज़र आ रहे थे, तो उनको आप मशवरा क्या देंगे? वो करें क्या इस महंगाई के दौर में जब उनके पास पैसे नहीं है बिजली का बिल अदा करने? देखिए, दो रास्ते, या तो आप बिजली कम से कम इस्तेमाल करें, गर्मी बर्दाश्त करें। दूसरा है कि अपनी इनकम बढ़ाएं, और वो तरीका पाकिस्तान के अंदर बड़ा आसान है। 2 नंबर का इनकम जो बढ़ती है, मिलावट करने वाला, मसाले बेचने वाला मिलावट करता है, दूध बेचने वाला पानी मिलाता है। तो जब पूरे माशरे के अंदर करप्शन इस हद तक होगी तो फिर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर जो सैलरी क्लास है या वो लोग जो दयानतदार है, ईमानदार है, वो फंस गए इसके अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि मिडिल क्लास का जो बंदा है, जो जिसकी फिक्स्ड इनकम है, फिक्स सैलरी है, वो कहाँ जाए, वो कौन सा ऐसा काम करे? मगर इस वक्त कोई रास्ता आपके पास है नहीं सिवाय इसके कि कोई और काम ऐसा करे साइड बाय साइड जिससे आपकी इनकम इतनी हो कि कम से कम आप बिजली का बिल अदा कर सके। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल अपने ऑफिस में बैठा था लोगों के साथ, हमने एक मीटिंग की ये देखने के लिए कि किसकी कितनी तनख्वाह, उसका बिल कितना आता। आपको शॉक्ड होगा, इस वक्त ये हालत है कि जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ट्रू। इस कदर हालात खराब है। बात सिर्फ बिजली के बिल की नहीं है, पानी का बिल भी आपके पास आता है, गैस का टैक्स आपके पास और लगते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? सिर्फ यही रास्ता, इसका ये सेंसिबल रास्ता ये कि अपनी घर में कोई ऐसा काम करे जिससे आपकी इनकम बढ़े। दैट इज द ओनली वे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज़ जैन साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। और डिजिटल मरदमशुमारी आई है तो उसमें बहुत सारे सोसाइटी जो हमारा सोशल फैब्रिक है ना, उसमें कहाँ पे क्या क्या इस वक्त सिनेरियो है वो बड़ा अच्छे से हमारे सामने आ गया है। तो अब पता चला है जी, मुल्क में जो अनमैरिड लोग हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, और ये तादाद बताई जा रही है 4,25,00,000। सो अच्छा, अब दुनिया भर में बहुत सारे सर्वे हुए हैं क्योंकि लोग अब प्रेफर कर रहे हैं कि जी एक तो वो लेट शादी कर रहे हैं, दूसरे वहाँ पे वेस्ट में तो ये कल्चर है जी, वो अनमैरिड रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह बढ़ गया है, बहुत लोग अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। तो वो एक फैमिली को कैसे, फिर अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो जिस तरीके से यहाँ पर शादियों की तकरीबात होती हैं, एक दिन नई कहीं ढोलकी होगी, फिर पता नहीं कौन सी तकरीब होगी, उसमें जो अखराजात आते हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। चाहे वो आपकी ख़रीदारी हो किसी भी शादी के इवेंट से रिलेटेड, या आपने हॉल बुक कराना हो, या अपने खाने पीने के खर्चे उठाने हो, उस पर लोग बहुत परेशान भी हैं। तो रुबीना अलवी इस हवाले से हमें बता रही कि अखराजात क्या हैं, तो वो देखते हैं। रुख क्या है एक मार्केट का, यहाँ पर जानेंगे जो कारोबार करने वाले हजरात हैं उन पर इस शादी ना करने वालों की जो शरह है, इसकी वजह से इनके क्या असरात इनके कारोबार पर मुरतब हो रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। बेच लेते हैं, कभी 3 सूट बेच लेते हैं, वो इतने होते हैं क्या खर्चे करने, तो हमें अफोर्ड करना तो बहुत मुश्किल है। अब सस्ताई होगी तो लोग शादी की तरफ जाएंगे। अब शादी के बाद खर्चे डबल हो जाते हैं इंसान के। अब जैसे हमारे यहाँ लोग पहनावनी वगैरह के सूट लेकर जाते थे हमसे, तो अब वो लोग नहीं लेके जाते क्योंकि उनकी गुंजाइश ही नहीं है, कुव्वत खरीद ही नहीं है। शादी करने की जो शरह है वो कम हो गई है क्योंकि ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से जो है ना लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचते हैं। शादी ब्याह के मौके पर सबसे अहम चीज़ होती है जेवरात की खरीदो फरोख्त। अब जबकि शादी करने वालों की शरह में कमी वाक़ई हो गई है, ऐसे में ज्वेलर्स हजरात का क्या कहना है, उनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है, ये उन्हीं से जानते हैं। गोल्ड का जो रेट है वो जिस पीक पे पहुंच चुका है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ मार्केट में जो 60% जो कस्टमर है तो वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है।
हमने आपको दुकानदारों और ख़रीदारों के ख्यालात से भी आगाह किया। अगर यूँ कहा जाए कि बढ़ती महंगाई की वजह से अब लोग शादी जैसे अहम फरीज़े को अदा करने से भी कासिर हैं। कैमरामैन ज़िशान मरगूफ के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। रुबीना अलवी और सदफ अब्दुल जब्बार, ग्रीन फैमिली। हाँ, ये मौसम का असर है। ये मौसम का असर है। चलें जी, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैच मेकर शाजिया रहमान। थैंक यू सो मच शाजिया। शाजिया, क्या वजह है कि आप लोग सही काम नहीं कर रहे? देखिए 4 करोड़ से ज़्यादा कंवारे हैं और सिंध में भी अच्छे खासे हैं, पंजाब में तो 2.5 करोड़ के करीब ये लोग कंवारे बैठे हैं। ये चक्कर क्या है? जब आप उन 4 करोड़ से बात करेंगे तो वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वो शादी करना ही नहीं चाहते। ओके। और मैं हमेशा ये कहती हूँ जो शादी नहीं करना चाहता उसको फोर्स मत कीजिए। तो उनकी रीज़न क्या बताते हैं? सबसे बड़ा रीज़न तो आप कह सकते हैं हद से ज़्यादा फ्रीडम है। ओके। हर चीज़ आपके एक्सेस में, जब आपके पास सब कुछ मुयस्सर है तो आपको ज़रूरत नहीं है शादी के झंझट में पड़ने की। बकौल जेनजी के कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम बिज़नेस में पढ़ें। दोनों हो गए हैं अब तो। यस, वो भी उनके रंग में ढल गए हैं कि अच्छा जी हम भी उसमें आ गए हैं, जैसे वॉनाबीज़ होते हैं। अब बस एक्स रह गए, जनरेशन एक्स। अब बात यह है कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम इतना ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो चुके हैं कि हमें ये पता है कि हम इसके साथ अब रह नहीं सकते। हम जिसके साथ रह सकते हैं वो एक बहुत उसमें फिट इन करने की हम उसको कोशिश करते हैं और उस पर्सनालिटी को वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। और जब आप 6 महीने बात करते हैं किसी से, 8 महीने बात करते हैं और आप 3 दिन पहले शादी से कहते हैं मुझे इससे शादी नहीं करनी, ऐसा भी आपको कोल्ड फीट भी स्टार्ट हो जाता है। कि मैच मेकिंग होती थी, फैमिलीज मिलती थी और तय हो पूरा जाता एक प्रोसेस था। ठीक है, होता वो था, एक मुलाकात काफ़ी होती थी। लेकिन अब क्योंकि बिकॉज ऑफ डिजिटल एज लोग जो बात करते हैं लड़के लड़की एक दूसरे से, और उन्हें आइडिया हो जाता है जी ये घराने में क्या मिजाज पाया जाता है, लड़की या उसकी फैमिली का क्या मिजाज, ये रेड फ्लैग्स हैं, ये सही हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं, इस पे हम काम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि लड़कियों में ऑब्वियसली एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, अब वो जो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला एक फैक्टर था जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसमें चला गया था। कॉम्प्रोमाइज़ कोई इटसेल्फ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट एक लड़की नहीं है तो कहती है मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, मैं क्यों करूं। या अगर आपके 2 बच्चे भी हो गए या बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए तो आप कहते हैं कि मैं ये गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही, मैं इस चीज़ से निकल के अपनी लाइफ को वो कर सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस है, आपने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, बट दैट माइट ऑल्सो बी द रीज़न कि हो सकता है उनके मीन्स भी नहीं हैं और हो सकता है उनकी सैलरीज, लड़कों की अगर बात करें तो हो सकता है फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल नहीं है कि वो एक अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकें। दैट कुड आल्सो बी द रीज़न। देखिए बहुत ज़्यादा जो अमीर तबका है या तो वो शादी कर रहा है या जो बहुत ज़्यादा गरीब तबका है वो शादी कर रहा है। मिडिल क्लास वाले लोग तो बेचारे कमेटियाँ डाल के शादी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लड़के, अगर कोई लड़का आपसे ये कहता है कि जी मुझे शादी करनी है, मैं 3 दिन में सादगी से निकाह करूंगा, आप कोई लड़की बता दीजिए अपनी सर्कल में, आप जिस लड़की से बात करेंगे वो मना कर देगी। बेशक उसकी 5 बहनें हो, बेशक उसके वालिदैन परेशान होंगे। खासतौर पर अभी जबकि अंबानी इसकी शादी देख के एग्जैक्टली वो तो इखराजात तो वो लड़की के घर वाले ही उठाते हैं ना। नहीं, देखें लड़की का अगर आप ये कह देंगे हमें 3 जोड़े में शादी कर दें या आप रुखसती कर दें तो लड़की कहती है आपने जो मेरा जोड़ा लेके आना था, आपने जो वो एक करना था, आपने जो इंतज़ाम करना है, आपने जहाँ से शादी करनी है, आपने जहाँ से वीडियो करनी है, हमने जहाँ घूमने जाना है, वो सब नहीं है। तो सेम विद लड़के की फैमिली के उन्हें भी चाहिए होता है कि हमारे बेटे को गाड़ी दे दें, हमारे बेटे के नाम कुछ कर दें। लड़के वाले जितने बदनाम हैं अब वो बहुत सुधर गए। मैं पर्सनली प्रोफेशनली अब ये देखती हूँ कि अगर मैंने 10 लड़कियों को दिन में ऑप्शन भेजा है वो मना कर देंगे। ये बहुत छोटी सी बात पे, बहुत छोटी सी बात पे आपका रीज़न आएगा, उनको आप काउंसलिंग करते रहेंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफर करूंगी कि आई थिंक ये सुधरने की बात शायद एक ओवर एग्जेजरेटेड हो, लेकिन वो एम्पावर्ड हो गई। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, शाजिया विल कंटिन्यू दिस चैट। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डिस्कशन काफ़ी है, मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा जी। ठीक आते हैं। की हम आपको बात बता रहे हैं, वरना तो 1 अगस्त से स्कूल खुल जाते हैं तो अब बच्चे बड़े खुश हो गए और उनके माँ बाप का नहीं मालूम कि वो क्या बड़े दुखी हो गए। वो कह रहे हैं अब हमकी जो फरमाइशें हैं ना अब ये बना के दो। वो कहते हैं बच्चों वी लव यू, लेकिन
इट्स बेटर दैट यू गो टू स्कूल। बहुत अच्छा लगता है आप स्कूल में 6-7 घंटे, ये जो टॉर्चर हमें सहना पड़ता है वो 6-7 घंटे जब आप अपनी नींद पूरी करते हैं वो टाइम भी बड़ा अच्छा होता है, तो बड़ा पीसफुल माहौल होता है। लेकिन बहरहाल क्या करें, तो बच्चों की खुशी दीदनी है, कई माँ बाप उन्हें खबर दे भी नहीं रहे कि उनकी छुट्टियां बढ़ गई। आई वॉज द वन, जो हमारा जो फैमिली ग्रुप है, मैंने अपने भांजे भांजियों के साथ शेयर की, तो उन्हें फर्स्ट टाइम मुझसे पता चला, अपनी अम्मा से पता नहीं चला। तो अम्मा ने फिर दोबारा से आपको फोन नहीं किया? अम्मा ने कोई रिएक्ट नहीं किया उस पे, बच्चे रिएक्ट कर रहे थे, अम्मा की जाने से सदफ अब्दुल जब्बार, काश तुम मेरी बहन होती। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे जी मैच मेकर शाजिया रहमान, जो स्टैट्स हमने शेयर किए थे एक बार फिर से आपको दे देते हैं कि शादी की शहनाई, क्या बात है, कितने क्रिएटिव लोग हैं हमारे। महंगाई ने शादी की शहनाई खामोश करवा दी। शहनाई अभी भी बजाई जाती है, पता नहीं कहाँ बजती है, लेकिन बहरहाल बजती है कहीं ना कहीं। शादी के मुंतज़िर नौजवानों की तादाद 4,25,00,000, हो सकता है वो मुंतज़िर ना हो। और पंजाब में कुंवारों की सबसे ज़्यादा तादाद है, सिंध में 95 लाख का नंबर है, केपी का अलग नंबर है, आप देख सकते हैं कि 66,72,000। तो हम इस पे बात कर रहे थे कि उसके अवामिल क्या हैं। तो शाजिया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैच मेकर हैं। शाजिया, मुझे ये बताइए कि कुछ तो आपने ये फरमाया कि लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मुतमईन हैं, सब कुछ उन्हें वैसे भी मुयस्सर है सिवाय लाइफ पार्टनर के। तो लाइफ पार्टनर्स भी किसी और फॉर्म में मौजूद है ना, शॉर्ट टर्म लाइफ पार्टनर जी। ऑप्शंस बहुत हैं हमारी ज़िंदगी में, और स्पेशली पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में आपको पता है बहुत ऑप्शंस हैं। उन्हें लाइफ पार्टनर तो नहीं कहेंगे ना? नहीं, मैंने लाइफ पार्टनर नहीं कहा, मैंने कहा ऑल्टरनेट्स भी नहीं, ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर किसी लड़के की मदर आई हुई हैं और वो मतलब ढूंढ रही हैं उसके लिए, और बाद में पता चलता है कि जी एक नहीं 8 से 10 ख़वातीन के साथ जो है वो, और वो लड़की वाले जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लड़की के अम्मा अब्बा और भाई को बाद में पता चलता है, वो लड़की के सर्कल में पहले आ जाता है कि ये सिलसिला है। तो ये तो अक्लमंदी है फिर। अब तो ऐसे ग्रुप्स भी मौजूद हैं जहां पर तहकीकात होती है, अच्छी तहकीकात कर ली ना, ऑनलाइन बड़ी अच्छे से पता चल जाता है, फॉलोइंग लिस्ट पता चल जाती है, फॉलोवर्स किसकी पिक्चर को लाइक किया, किसकी। शुक्र है आप लोगों ने टॉपिक चेंज कर दिया, वरना हमें मॉर्निंग शो से फिर इस सिलसिले को रोक के किसी पॉडकास्ट की तरफ हमें जाना पड़ता। तो बहरहाल, लेकिन तो एक फैक्टर हम यहाँ पे जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इखराजात है, क्योंकि अब जिस तरह की लेविश शादी हो रही है, सबकी ख्वाहिश है, लड़का लड़की दोनों की तरफ से अगर आप देखें, तो इसकी वजह से भी ये मुतासर हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर आपको कोई समझ आ गया, चाहे वो लड़की समझ आ गई है, चाहे वो लड़का समझ आ गया, और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जी हम जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर दें, हम 6 महीने में शादी कर दें, हम 4 महीने में, तो दोनों फरीकैन में से या फैमिलीज़ में से कोई भी एक इस बात को लेके कहता है कि नहीं जी अभी तो बड़ी बेटी की शादी की, अभी तो हमारे घर में एक शादी हुई है, हम 2 साल तक शादी नहीं कर सकते। तो उस शादी के अखराजात ज़ाहिर सी बात है जहन में होते हैं इंसान के कि वो किस तरह से मैनेज करेगा। फ़ौरन शादी के उस पर आप आ भी नहीं सकते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें जैसी कोई समझ आएगा, हमारी तो पूरी तैयारी है, हम तो फ़ौरन। मैं एक और चीज़ ये जानना चाह रहा था कि नॉर्मली आपके पास जब आते हैं लोग, तो जाहिर है कि आप उनसे क्या क्या सवालात करती हैं? मिसाल के तौर पर किसी लड़के का रिश्ता आया तो आप सैलरी पूछते होंगे, बेसिक सवाल, घर अपना है, गाड़ी है नहीं है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। ये सारी चीज़ें वर्बली भी पूछी जाती हैं और फॉर्म में भी मेंशन होती हैं। इवन आईडी कार्ड की कॉपीज़ भी मैं तो लेती हूँ। तो लड़कियों की बेसिकली अगर फ़र्ज़ करें कि अगर सफ़ेद पोश फैमिली से या मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से, तो उनकी डिमांड्स क्या रियलिस्टिक होती हैं, या लड़कों की डिमांड्स जो होती हैं लड़कियों के हवाले से वो रियलिस्टिक होती हैं? मैं यहाँ लड़कों को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़कों की डिमांड बहुत रियलिस्टिक हो चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यस, लेकिन लड़कियों का जो एक फैंटेसी वर्ल्ड है वो अभी भी कायम व दायम है। अच्छा, उनको क्या कहती हैं पढ़ लिखने के बाद देखें, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो एज ग्रुप है ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम चाहिए, एक तो डिफरेंस बहुत कम चाहिए लड़कियों को, ठीक है, चाहे इधर शी इज़ 19 और शी इज़ 32, शी नीड्स 2 to 3 years एज डिफरेंस, जो कि लव मैरिजेस में होता है। लेकिन जब लड़की की माँ और बहन ढूंढने निकलती है तो वो कहती है 7-8 साल तो मजाक है। आप उस चीज़ को नहीं, बल्कि आपको हैरत होगी कभी कभी माँ बहनों की तरफ से आता है 10-15 साल का भी डिफरेंस हो तो हमें 10-15 साल तो बहुत मतलब बच्ची लेके उसने अगर पालनी है, कॉलेज में एडमिशन कराना है, सरपरस्ती में लेना है, मैं यही कहती हूँ, तो वो लड़के वालों को बुरा नहीं लगता। अब लड़के से बात करें, अगर वो कोई मैच्योर्ड हो तो वो कहता है नहीं जी, इवन इफ इट्स द सेम एज ग्रुप आई डोंट माइंड इट। लेकिन लड़कियों के जहन में दूसरी सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मुझे 5 साल में लगी है या 10 साल में लगी है कि लुक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं अचानक लड़कियों के लिए। अच्छा, अगर पैसा भी है, एजुकेशन भी है, ख़ानदान भी अच्छा है,
लेकिन अगर आपको लोग समझ में नहीं आ रहे तो आप नहीं उसको कन्विंस कर सकते। आप लड़के, एक वक्त में ये हो गया है कि लड़की अगर बहुत गुड लुकिंग नहीं है, जैसे हम पहले बोलते थे चांद सी बहू और ये सारा सिलसिला है, अम्माओं को रहने दे, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ। उससे वो कहते हैं कि अच्छा जी अच्छे से कैरी कर रही है, मूव करना आता है, एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, लेकिन लड़की का कॉम्प्रोमाइज़ अब लुक्स पे नहीं हो रहा। अच्छा, मैं बाहर जब कहीं आते जाते इधर उधर तफरीही मकाम या किसी रेस्टोरेंट में देखते हैं तो वहाँ पर तो सूरत हाल मुख्तलिफ कपल्स डिफरेंट होते हैं। वो पहले शादियाँ कर ली ना उन्होंने। अच्छा अब अकलदार अब आई है चलें लेट्स होप बहुत फॉर द सारी बेस्ट। रीजंस हैं जिस पे हमने डिस्कशन की और कभी इस पर मजीद भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थी शाजिया। और ये तो भाई हालात हैं और स्टैटिस्टिक्स हमें जो बता रहे हैं वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और कराची शहर में आते हैं हम। और कराची शहर में मुझे बड़ा दुख होता है जब भी कभी हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसी तरह की खबरें आ रही होती हैं कराची शहर से, हादसा से रिलेटेड। अब गर्मी इतनी है, लोग क्या करें, घर में लाइट नहीं है, मौसम जो है वो हफ्ता भर महीना हो गया है, मौसम में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। अगर थोड़ा सी भी मौसम बेहतर हुआ, बादल छाए, तो लोगों ने कहा चलो जी समंदर का रुख कर लेते हैं। अब कराची में भी ऐसा ही वाक़या हुआ। हाई टाइड के बाइस ऊंची और भिपरी लहरें थीं तो उन्होंने कीमती जानें ले ली और कराची की साहिली पट्टी पर डूबने के वाक़यात में अब ये इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 2 मुख्तलिफ हादसात हुए, खातून समेत 3 अफराद समंदर में डूबकर जिंदगी। अच्छा, इसके अंदर एक सिलसिला है कि एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे। दूसरा ये है कि एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। हम वैसे भी लिमिटलेस हैं। लिमिटलेस मीन्स कि हमें हर चीज़ में आगे ही आगे बढ़ना है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कराची का साहिल हो या इससे हटके भी वो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो ख़िज़ा रसीदा पत्तों की तरह ये चंद लोग जो हैं वो समंदर का मुकाबला कर सकते हैं या दे विल बी एबल टू बैलेंस देमसेल्व्स अगेंस्ट द वेव्स। फिर उनको तैरना नहीं आता किसी भी तरह से, और समंदर में तैरना और किसी स्विमिंग पूल में तैरने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, वो जब लहर आती है तो आपके 14 तबक रोशन कर देती है और ऐसे में माहिर से माहिर जो तैराक भी होता है वो नहीं ठहर सकता। और ऐसे में ख़वातीन का और इस तरीके से बढ़ते जाना, और जस्ट इमेजिन कि ये लहरें, हम अक्सर इस बारे में ये करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा, ऐसे मकामात पर लाइफ गार्ड्स की तादाद का होना, यानी कि वो किस तादाद में जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जो ऐसे इमरजेंसी में लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकें, उनकी तादाद कम होती है और ना होने के बराबर होती है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि ये इंसिडेंट्स होते हैं। ये जो इंसिडेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 8 अफराद थे और उनमें से 6 को बचा लिया गया और ये एक वाक़तन एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर कोई बचाने वाला ना होता तो शायद ये सारे के सारे ये लोग अपनी ज़िंदगी से लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आपको बतौर शहरी पता होना चाहिए कि ये मौसम जो है या समंदर की जो लहरें हैं, इस वक्त हाई टाइड है, इसमें जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। सो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए। जब हाई टाइड हो तो आप बता दें जी समंदर में नहीं जा सकते। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा करें, अपनी पिकनिक, अपनी इंजॉयमेंट को प्लान किया करें कि मौसम का क्या मिजाज है जो कि समंदर पे असरअंदाज होता है। अब जो एडिशनल आईजी कराची, उन्होंने हॉक्स बे पर जो 3 अफराद के जंप होने का वाक़या उसका नोटिस ले लिया है और इस हवाले से गफलत बरतने पर SHO के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया। तो पहले ज़रा ये जो आखिरी अपडेट्स है इससे मुतालिक बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, बताइएगा, नोटिस ले लिया गया है एडिशनल आईजी की जानिब से? जी अफजल, तो अफजल से हम बात करेंगे। अच्छा, दफ़ा 144 का भी नफाज है और सबको पता है, हम बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं। हम जब से खबरें सुना रहे थे तब से हम आपको बता रहे हैं दफ़ा 144 का क्या मतलब होता है। तो अफजल हमारे साथ मौजूद है। अफजल, बताइए। देखिए, तक लगभग माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। दफ़ा 144 नाफिज की गई है और समंदर में नहाने पर पाबंदी है, लेकिन पुलिस इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है और शहरी भी सिविक सेंस का मुजाहरा नहीं करते और कानून का एहतराम नहीं करते और जैसे ही मौसम सुहाना हो जाता है बड़ी तादाद में कराची के साहिली मुकामात पर आ जाते हैं और समंदर में नहाना शुरू कर देते हैं, की वजह से हादसात भी पेश आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के जो साहिल है उस पर 2 मुकामात पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आए।
हॉक्स बे सेंट स्पिट जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक फैमिली जो कि लियाकताबाद से ताल्लुक़ रखती थी वो पिकनिक मनाते हुए समंदर में नहा रहे थे। ख़वातीन और मर्दों समेत 6 अफराद डूब गए, लेकिन उसके बाद ईदी बेरी खिदमात की टीमों ने 2 जो अफराद हैं उनकी लाशों को निकाला, जबकि 4 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इसी तरह सी व्यू में भी 3 दोस्त जो है वो समंदर में नहाते हुए डूब गए थे, वहाँ से भी एक शख्स की लाश निकाली गई, 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया। तो ये वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस भी अब अलर्ट हुई है। और आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो पुलिस की नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात थी। यही वजह है कि सुबह के वक्त यहाँ पर लोगों की तादाद मामूल से बहुत कम है। दूसरी जानिब एडिशनल IG कराची ने भी गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़यात का नोटिस लिया है और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का ये भी कहना था कि अगर कहीं पे गफलत की जानिब से बरती गई और कोई हादसा पेश आया जिसमें कोई इंसानी जान ज़ाया हुई तो उस इलाके के SHO और DSP के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल लाई जाएगी। तो ये सख्त अहकामात, जिसके बाद पुलिस जो है वो अलर्ट हुई है और आज सुबह के वक्त लोग नहीं आए हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर दोपहर के बाद कुछ लोग इस साहिल की जानिब आने का जो है वो रुख करें। पुलिस का कहना है कि साहिल तक जाने से किसी को नहीं रोका जा रहा, लेकिन समंदर के अंदर नहाने पर पाबंदी है। लोग उसके बावजूद जो है वो पाबंदी को में नहीं लाते और खिलाफ बिल्कुल लोग अगर इस चीज़ का ख्याल रखें कि क्यों ये पाबंदी लगाई गई है, ये उनके अपने भले के लिए लगाई गई है, तो ऐसे टाइम पर आप अवॉइड करें। समंदर यहीं है, कहीं नहीं जा रहा, आप दोबारा जाकर समंदर को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच परवेज़, परवेज़ हमारे साथ है हमें आगाह करने के लिए। थैंक यू अफजल खान। फाइनली अफजल परवेज़ का भी शुक्रिया। वैसे ठीक है, वो हमें अच्छा देख तो रहे होंगे ना। अब आप मुझे जब से मैं आई हूँ मुझे कहा जा रहा है ओहो आज तो ग्रीन कलर पहन के आई हैं, देखो जी मौसम के हिसाब से। मौसम का ही ये तकाजा नहीं था, ये जो हमारी विमेन क्रिकेट टीम है, ओहो इनकी जो फतहात का सिलसिला है, ये उसको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने आज ग्रीन कलर पहना। होना तो ये चाहिए था कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था, उनके ट्रिब्यूट पेश करने। क्रिकेट खेलने की यहाँ जगह नहीं है, ये देखें इतनी सी बात पे ये माउस गिर गया। तो बहरहाल पाकिस्तानी कुड़ियाँ जो हैं वो माशाल्लाह से छा गई हैं, सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं और विमेन एशिया कप में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई हैं। UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दिया और इससे कबल 8 मरतबा मुख्तलिफ टीमें 9 विकेट से कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो है वो पाकिस्तानी लड़कियों ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया। और इससे पहले पाकिस्तानी विमेन टीम ने 11 साल कबल आयरलैंड को 10 विकेट से हराया था और ये जो मैच था इसमें सेंचुरी की शराकत रही और आप ये देखें कि ज़बरदस्त कारकर्दगी रही ओवरऑल हमारी प्लेयर्स की। क्वालीफाई भी कर लिया है, इंडिया से मैच हारे थे लेकिन हम जीत गए। हमने वो नहीं किया जो हमारी मेन क्रिकेट टीम ने किया था ना जी, अमेरिका से हार गए, फिर उसके बाद मजीद जो परफॉर्मेंस रही वो आपके सामने। हाँ, जहाँ हारना था वहीं हारे, यानी कि पता नहीं कि अमेरिका से क्यों हारे और एक नहीं 2 दफ़ा हारे। ये दुख जो है ना ये मैं भूलती नहीं हूँ। हम बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। तो ये बताइएगा, अच्छी खबर है ज़ाहिर है जिस तरीके से 2 फतहात आई 10 विकेटों से, और जो उससे पहले वाला नेपाल से मैच था 12वें ओवर में मैच फिनिश किया। हमारी तो टीम जो है कौमी क्रिकेट टीम मेंस की वो जाती है जी आखिरी ओवर तक, चाहे स्कोर कम से कम क्यों ना हो। तो इसको कैसे समराइज़ करेंगे इन फतहात को? देखिए अच्छी खबर जरूर है लेकिन बड़ी खबर नहीं है, इसलिए कि UAE की टीम इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है। एशिया कप में 3 ही बड़ी टीमें हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत, पाकिस्तान के अलावा। और इंडिया फेवरेट है, इंडिया से हम अपना ग्रुप का मैच पहले हार चुके हैं, बहुत ही मायूस कुन अंदाज में हारे हैं। आप पाकिस्तान को सेमीफाइनल में श्रीलंका से मुकाबला करना पड़ेगा। पिछले साल भी जो एशिया कप हुआ था उसके भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से हारी थी। तो 1 कदम पाकिस्तान की टीम विमेंस टीम आगे जाती है, 2 कदम पीछे हटती है फिर, और बिल्कुल वही जो मेंस वाला स्टाइल है उसी स्टाइल पे चल रही है, यानी कंसिस्टेंसी के मामले में कि कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है। ओह, लेकिन अब तो लेट्स सेलिब्रेट दिस ना, क्योंकि इन कंपैरिजन जाहिर है कि ग्लैमर ज़्यादा है, पैसा यहाँ पर मेंस क्रिकेट में ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग। हम तो वहाँ पर ये भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे ना कि जिस तरह से सदफ ने हवाला दिया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से हार जाएंगे, जो कि रैंक टीम भी नहीं थी। तो चले यहाँ पर UAE को हरा दिया तो इट्स समहाउ इट्स अ गुड थिंग। हाँ, स्टाइल अच्छा था और डोमिनेट करके हराया। छोटी टीम को भी अगर आप डोमिनेट करके हराते तो अच्छी बात होती है। 10 विकेटों से जीतना और जल्दी जीतना, जिससे आपका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ, तो अच्छा है।
लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में भी उतने ही काम की जरूरत है जितने हमारी मेंस क्रिकेट में। अच्छा, गुल फिरोज और मुनीबा की जोड़ी, इससे हम देख रहे हैं कि अच्छा इनकी शराकत रही है, इस पर आप क्या कहिएगा? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी अगर हम बात करें तो कुछ आपको लग रहा है पहले खेल से, पहले जिस तरह खेल रही थी अब बेहतरी आई है खवातीन के क्रिकेट में? वही मैंने कहा सदफ कि पाकिस्तान की खवातीन की टीम एक कदम आगे जाती है और फिर 2-3 कदम एकदम से पीछे हट जाती है। पिछले साल पाकिस्तान की खवातीन की टीम ने बड़े माहिराना अंदाज में जनूबी अफ्रीका की एक बड़ी टीम को 3-0 अपने होम ग्राउंड पे T20 सीरीज हराई थी और जनूबी अफ्रीका की वो टीम थी जिसने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। फिर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश गई, वहां हार गई बुरी तरह। फिर पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई, वहां 2-1 जीत गई, जो कि बहुत बड़ी जीत थी। उस 2-1 की जीत के ऊपर कुछ थोड़ा सा बिल्ड करना चाहिए था, लेकिन जब हमने वेस्ट इंडीज से यहाँ पाकिस्तान में सीरीज खेली तो हम एक मैच जीत सके T20 का, बाकी तीनों वनडे हार गए और T20 सीरीज 2-1 हार गए। तो हमारी जो खवातीन की टीम है वो बिल्कुल वो मेंस की टीम की कॉपी कर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मायूस कुन है। लेकिन ये यूएई की टीम की जीत सेलिब्रेट कर लें, लेकिन मैं उस वक्त ज़्यादा खुश होऊंगा जब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल, कम से कम सेमीफाइनल जीते। तो मोहम्मद नसीम जो कोच हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जी आप नताइज का वेट करते हैं, विमेन क्रिकेट टीम की ज़ाहिर है वो बात कर रहे थे, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उनको क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनको क्या किस तरीके से खेल इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ क्या ताउन किया जा रहा है। तो डू यू एग्री विद हिम? पिछले 2 साल से तो पाकिस्तान की खवातीन की टीम को बड़ी सहूलियात दी हैं, बेपनाह मैचेस दिए हैं, इंग्लैंड में सीरीज दी, न्यूजीलैंड में सीरीज दी, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, इन और बहुत सी जो प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम जो वुमेन्स टीम है उसके अलावा भी काफ़ी लड़कियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो पिछले 2 साल में तो काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ मिली हैं। उस फैसिलिटीज़ को अभी भी मतलब मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको अपने पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का जो विंग है उसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। आपको पुराने प्लेयर्स लाके बिठाने पड़ेंगी, खवातीन जैसे स्पेशली सना मीर हो गई, उरूज मुमताज़ हो गई, मरीना इकबाल हो गई, इन सारी प्लेयर्स से आपको इस्तेफादा हासिल करना पड़ेगा। अभी जो पाकिस्तान वुमेन्स विंग की जो चेयरमैन है वो बैडमिंटन की प्लेयर है। ठीक है शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। और लेट्स सी जब सेमीफाइनल में श्रीलंका से मुकाबला है कैसा मैच होता है, लेकिन ये मैच कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, या आप ऑनलाइन जाकर ही देख रहे होते हैं। सो ये भी एक बड़ा अलमिया है। तो जितना हम प्रमोट करेंगे विमेन क्रिकेट को उतना ही स्पॉन्सर भी मिलेंगे, उतना ही कहते हैं ना हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है, उसका उनके क्रिकेट पे भी इफेक्ट होता है। अच्छा जी, अब हमने क्या बात करनी है जी, ये आप बताएं, क्या हमने डेट्स की बात करनी है? खजूर की बात। अच्छा खजूर की, सॉरी। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये हम बात करने जा रहे हैं जिन खजूरों की, वो वैसे नहीं है पक्की पकाई खजूरें नहीं है वो, बल्कि थोड़ा सा कलर भी उनका डिफरेंट होता है, आधी पक्की होती हैं आधी कच्ची होती हैं, और लज्जत और ग़िज़ाइयत और मिठास से भरपूर ये खजूरें होती हैं और वो मार्केट में आ गई हैं। नाम क्या है ये सदफ बताएंगी, इसका क्या नाम है? मुझे नहीं पता, लिखा हुआ है ना, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, डंग डोके, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन क्लैरिटी इस हवाले से हमें देंगे नासिर जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी के मौसम में खजूर तैयार होने से कबल आधी कच्ची और आधी पक्की मार्केट में आती है, जिसे मकामी जबान में डंग डोका कहा जाता है, जो कि खाने में काफी मीठे होते हैं। इन दिनों खजीर शहर के बाजारों की रौनक बनी हुई और जगह जगह दस्तयाब है। आधा कच्चा आधा पका डंग होता है, पूरी पक जाती है उसको वो खजूर कहते हैं, बहुत मीठा है। 2 किस्म है, एक छोटी है एक बड़ी है, ये 400 रुपए किलो है, ये 300 रुपए किलो है, ये असील डंग डोका कहा जाता है इसको। ये वाली खास खजी खाने में इंतहाई मीठी, खुश जायका और खूबरू होती है कि देखते ही खाने को मन ललचा जाए। रिवायती तौर पर शहरी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सौगात के तौर पर भिजवाते नजर आते हैं। खजूर की इब्तदाई जो चीज़ है वो ये डंग डोका है, जो कि आधा कच्चा आधा पका हुआ होता है। पाकिस्तान में जो अजीज़ व अकारीब हैं उनको भी हम ये भेजते हैं। ये वाली खजी मौसम गर्मा में सिर्फ 1 माह के मुख्तसर वक्त के लिए दस्तयाब होती है। बाद अज़ां ये खजी अपना रंगो हुलिया तब्दील करके मुकम्मल तैयार होकर मार्केट में फिर से पहुँच जाती है। खजी की न सिर्फ खरीदो फरोख्त जारी है, बल्कि शहरी अपने अजीज़ व अकारीब को भी तोहफतन भेज रहे हैं। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्कर। चलें, नासिर ने हमें बता दिया से खज्जी कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है सदर, मेरी ज़बान लड़खड़ा गई और ये बेहतर था नासिर ही इसे प्रोनाउंस कर देते। मैंने कोशिश की, लेकिन कोशिश कहते हैं ना, मेरी नियत साफ थी बट मेरी ज़बान ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं।
अब ज़रा एक अच्छी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। कराची के मददगार 15 के खुसूसी यूनिट ने गुमशुदा 13 साला बच्चे फ़ाखिर को वालिदैन से मिलवा दिया। DIG एडमिन ने कहा कि फ़ाखिर अपनी फुप्फो से मिलने बजरिया ट्रेन फैसलाबाद से कराची पहुंचा था। तो नज़ीर शाह से डिटेल जान लेते हैं। नज़ीर, ये बच्चा अकेले ही सफ़र कर रहा था और इसलिए गुमशुदा हुआ था? और फुप्पो का? हाँ बिल्कुल, देखिए मददगार 15 का जो खुसूसी यूनिट ने इसने 5 जून को फैसलाबाद से अपने फुप्पो की मोहब्बत में अकेले ट्रेन के जरिए कराची पहुंचने वाले 13 साला फाखिर को वालदा से मिलवाया। इस हवाले से DIG एडमिन इमरान याकूब का कहना है कि बच्चा ट्रेन के जरिए कराची पहुंचा था, जिसे फुप्पो के घर का भी नहीं पता था और वो घर पे बताए बगैर कराची जब पहुंचा तो वो भटक गया, जिससे स्टील टाउन थाने तक पहुंचाया गया। और उसके बाद 15 का यूनिट जो बच्चों की गुमशुदगी और उसके बाद बाजियाबी पर काम करता है, तो यूनिट ने 2 माह कबल ही काम शुरू किया और अब तक 20 गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवा चुके हैं। तो इस बच्चे को भी जो स्टील टाउन थाने से पहले सिंध प्रोटेक्शन यूनिट के शेल्टर होम मलीर भिजवाया गया, जहाँ 15 मददगार की टीम ने काम किया और फैसलाबाद में आखिर इसके वालिदैन का पता लगाया। और इमरान याकूब जब टीम ने इसकी वालदा से रब्ता किया तो वो बच्चे लेने के लिए आना तो चाहती थी, लेकिन फाइनेंशियली वो मुश्किलात का शिकार थी, जिसके बाद 15 की टीम ने अपने खराजात पर कराची बुलवाया और खुसूस यूनिट ने इसको उनको वापस भी जो है ना फैसलाबाद भिजवाने के तमाम इंतजाम किए हैं। और वैसे एक बात है कि वैसे तो माँ भरपूर तरीके से बच्चे से गले मिली होगी, लेकिन जैसे माएँ करती हैं बच्चों का ऐसी सूरत हाल में इस्तकबाल, वैसे कुछ मंजर देखने को मिला? बिल्कुल, देखें ये दिक्कत आमेज मनाजिर बिल्कुल उस वक्त देखने में आए थे, लेकिन चूंकि जिस तरह एक मीडिया प्रोफेशनली तौर पर वीडियो बनाता है तो इस तरह ये पुलिस वाले शायद मनाजिर नहीं कर सके। लेकिन हमारी इस बच्चे से भी बात हुई है और इस बच्चे से जब मैंने बात की तो उसका यही कहना था कि वो अपनी फुप्पो से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन वो जब भटक गया तो उसको पहले जो TT होता है उसने फिर पुलिस के हवाले किया, पुलिस से दूसरे स्टील टाउन थाने, उसके बाद सिंध प्रोटेक्शन यूनिट और आखिर अब वालिदैन तक पहुंचाया। जबरदस्त काम किया है 15 मददगार ने और इस तरह बहुत सारे बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं और उनको अपने वालिदैन तक, अपने प्यारों तक पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी का उन्होंने सबूत दिया। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह, हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। अब मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं, वो भी शेयर कर लेते हैं आपके साथ। ATC लाहौर ने अस्करी टावर हमला केस में PTI रहनुमाओं की उबूरी ज़मानतों में 2 अगस्त तक तौसी कर दी है और अदालत ने कहा जिस मुलजिम ने हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त की तो वो दरख्वास्त खारिज होगी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया उमर अयूब, हाफिज़ फरहत अब्बास, गुल अहमद समेत दीगर रहनुमा शामिल तफ्तीश नहीं हुए। जज ने वकील सफाई से कहा मुलजिमान सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं और वकला ने कहा आइंदा समात पर दलाइल दे देंगे। जज ने कहा जिसने भी दलाइल देने हैं आज ही दें, आज दरखास्तों पर हम फैसला कर देंगे। PTI रहनुमाओं के वकला ने जज खालिद अरशद पर अदम एतमाद करते हुए कहा हमारा केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। जज ने कहा 1.5 साल से यही चल रहा है, कितनी बार दलाइल का मौका दे चुका हूँ। सब मुलजिमान के वकला आइंदा समात पर दलाइल मुकम्मल करें। उधर लाहौर हाई कोर्ट का अगर तस्करा करें तो वहाँ पर बुशरा बीबी के केसेस की तफसीलात की दरख्वास्त पर समात आबिद खान मजीद बताएंगे। जी आबिद। बिल्कुल जी, लाहौर कोर्ट में बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समात हुई और अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि बुशरा बीबी के खिलाफ कितनी FIR या इंक्वायरी पेंडिंग है, इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने सजा की कि बुशरा बीबी को हरासा न करने के अहकाम जारी किए जाए, तो जिस पर अदालत ने करार दिया कि पहले हुकूमत का जवाब आ लेने दे, उसके बाद जो है वो इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी ने नैब को दरख्वास्त में फरीक क्यों नहीं बनाया, तो दरख्वास्त गुजार के वकील इश्तियाक खान ने कहा कि नैब को भी फरीक बना लेते हैं, जिस पर अदालत ने करार दिया कि अगर आपने नैब को फरीक बनाया तो फिर ये केस 2 रुकनी बेंच के पास जाएगा। ताहम उनके वकील का ये कहना था कि ये हमसे बेजा का भी केस है, इसलिए सिंगल बेंच से सुन सकते हैं और हम नैब के हवाले से दूसरी दरख्वास्त दायर कर देंगे। अब अदालत ने इस केस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने हुकूमत से और दीगर जो फरीकैन थे उनसे तफसीली जवाब तलब कर दिया है। ठीक है आबिद, थैंक यू सो मच। और अब एक जरूरी वक्फा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। अमूमन सिंध के हवाले से जब हम बात किया करते थे तो हम ये कहते थे कि जी तालीम के शोबे पे फोकस नहीं है, गोस्ट स्कूल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब काफ़ी सूरत हाल
तब्दील हो रही है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो जहाँ पर हम क्रिटिसाइज़ करते थे तो वहाँ पर अच्छी चीज़ जो हो उसको हाईलाइट करना और उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। सक्खर की बात करें तो वहाँ पर तालीम के फ़रोग और मयार को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं, जिनमें से सबसे अहम यहाँ पर पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम है। दाऊद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस से रोहड़ी के तलबा अपने शहर में ही आला तालीम हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा ज़िला काउंसिल सक्खर सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के दाखिला प्रोसेसिंग चार्जेस और DCS स्कॉलरशिप के तहत पहले साल की ट्यूशन फ़ीस अदा करेगी, जबकि मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी के लिए 450 मुस्तहिक़ तलबा को 6 करोड़ रुपये मालियत की स्कॉलरशिप देने का एक मुआहिदा हुआ है। चलें, तो ये है और बहुत कुछ जिस पे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, और साथ में IB यूनिवर्सिटी में HEC के ताउन से जामियात को मयार को बेहतर करने के लिए यहाँ पे वर्कशॉप्स का निकात भी हुआ रहा है, और साथ साथ रोहड़ी को सिंध का पहला वाईफाई जोन बना दिया गया है, जिसके तहत शहर में फ्री इंटरनेट सर्विस दी जा रही है। आपको पता है इंटरनेट सर्विस फ्री मिलने से बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन कारोबार उससे वाबस्ता होता है, तो उनको बड़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। तो ये वो चीज़ें हैं जो करने से हम देखते हैं कि मुआशरे जो है वो तरक्की करते हैं, और तालीम वो हमारे यहाँ एक शोबा है जिसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है, और अभी भी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, सूबाई लेवल पर भी और वफाकी लेवल पर भी। लेकिन यह है कि अब तलबा ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे बहुत इंटेलिजेंट तलबा होते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं होती हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे आगे जाके, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ। तो पंजाब के स्कूलों में अब बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर सकेंगे, और पंजाब में तो हम वैसे ही अक्सर बात करते हैं कि तालीम के हवाले से काफ़ी फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं लेकिन उनकी तालीम के शोबे में प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं होती, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक वक्त था पढ़ा लिखा पंजाब पे काम हो रहा था, फिर उसके बाद ये दानिश स्कूल्स और एट्सेट्रा, फिर वजीफ़े दिए जाते थे कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं और उनकी छुट्टियां नहीं होती हैं, तो ये एक बड़े अच्छे मेजर्स थे। बच्चों को स्कूलों में खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, अब KP में भी ये सिलसिला बहरहाल शुरू हो गया है। तो खैर हम बात कर रहे हैं AI के हवाले से, तो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने 300 पब्लिक स्कूलों में मिडिल, मैट्रिक और इंटर में टेक एजुकेशन शुरू करने का फ़ैसला किया है। तो हसन हफीज़ इस वक्त इस मुतालिक हमें मज़ीद बताएँ, जो कि वज़ीर तालीम के साथ मौजूद है। जी, एक बहुत बड़ा फ़ैसला महकमा तालीम की जानिब से किया गया है कि टेक एजुकेशन जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों में शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। टेक एजुकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन कौन से सिलेबस होंगे, इस वक्त वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बताइएगा ये टेक एजुकेशन है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, इसमें दो बड़े ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि हमेशा मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक विद आर्ट्स इस मुल्क में दो ही होती रही, बट अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो दुनिया जहाँ चली गई है, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन के मुताबिक हमने मिडिल टेक, मैट्रिक टेक, इंटर टेक इंट्रोड्यूस कराने का प्लान बनाया, और इस साल हम अपनी ग्रेड 9 को टेक्नोलॉजी कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और इसके साथ मैट्रिक और FA लेवल पे स्किल्स भी आफ्टर आज हम शुरू करा रहे हैं। अगले हफ्ते इट विल बी रेडी फॉर व्यूवरशिप, उसे विज़िट करें, और फिर इवेंचुअली जो दुनिया की ट्रांजिशन का मॉडल है कि एक बच्चे को इतना भारी बस्ता जो वो नहीं उठा सकता उसे देने का फ़ायदा नहीं है, उसे वो चीज़ें सिखाएं जिससे उसका माइंड क्रिएटिव चीज़ों की तरफ जाए। आपने जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और ये जो फैसला किया है, इसमें टेक्निकल कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी? उसमें स्टार्टिंग फ्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फेशियल रिकग्निशन, चिप मेकिंग, डेटा इंजीनियरिंग, कोडिंग, पाइथन, ग्रेजुअली डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में हैं, बट ग्रेड 5 ऑनवर्ड स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, उन बच्चों को इक्विप करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जितने भी स्किल्स पढ़ा रहे हैं उन्हें भी हमने ऑन बोर्ड लिए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का एक बहुत बड़ा फैसला है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है जिसको पंजाब भर में लागू किया जाएगा। जी ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। हसन हमें बता रहे थे पंजाब में अब AI टेक्नोलॉजी से स्कूल में भी बच्चे फ़ायदा उठा सकेंगे, उन्हें एजुकेशन दी जाएगी। अब पंजाब से एक बार फिर दोबारा सिंध की तरफ आते हैं, और हम बात कर रहे थे कि सक्खर में तालीम के मैदान में बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं और ये इनकलाबी इक़दाम लिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो हमने बहुत कुछ, अशफाक ने भी बताने की कोशिश की कि किस तरह स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जा रहा है, फिर वाईफाई जोन बना दिया गया है, फ्री वाईफाई। तो क्या तालीम के मैदान में बिलखुसूस आप समझते हैं ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जो ज़रूरी भी थे और जिनकी वजह से बहुत कुछ बेहतर भी हो सकता है?
जी कुमैल शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। देखिए जी, ये सबसे पहले आप सबको शुक्रगुजार है कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। ये हमने CSS प्री प्रिपरेशन स्कॉलर सर्विस स्टार्ट की, जिसमें क्योंकि हमारे इंटीरियर सिंध के लोग या जो भी ऐसे गांव देहातों के जो लोग थे, उनको जाना पड़ता था लाहौर एकेडमीज में, कराची और हैदराबाद में बड़ी एकेडमीज में एडमिशन लेने के लिए। फिर उसकी बहुत बड़ी ज़्यादा फीसेस हुआ करती थी, वो अदा किया जाता था। तो हमारे पास एक वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है विच कॉल्ड IBA सक्खर के नाम से। तो हमने ये प्लान किया कि हम वहाँ पे इनको CSS के क्लासेस देना स्टार्ट करें, प्रिपरेशन क्लासेस इन विच जो भी उनके खराजात हैं वो सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे करेगी। उसमें उनका अकोमोडेशन आ रहा है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और वहाँ पे जो उनके प्रोफेसर्स हैं वो वहीं पे उनको टीच भी करेंगे। और हमारे लोकल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि खुद एक रोल मॉडल है, CSP ऑफिसर्स है, यहाँ पे जो कमिश्नर है, SSP है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो भी वीकली अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करें। और ये न बल्कि सिर्फ सक्खर के लिए बल्कि हमने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी उनका 5% कोटा रखा है कि अगर उनके वहाँ के स्टूडेंट्स कोई ऐसे बच्चे या बच्चियां वो क्राइटेरिया टेस्ट पास कर रहे तो उनको भी इसी इंस्टीट्यूट में 5% कोटा उनके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से उनको, क्योंकि ये IBA सक्खर में जो हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स रहते हैं वो खैरपुर के, शिकारपुर के, जैकमाबाद के, घोटकी के, कश्मोर गंदकोट के, लाड़काना के, इन सारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज करने आते हैं। उन सब के हवाले से ये एक बड़ा अच्छा और इसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन, इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की इसके साथ आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन क्या है, उससे क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे, और फिर ये जो बच्चे जिनका तस्करा हो रहा है इनका चुनाव किस तरीके से, उसका तरीक़ेकार क्या है, ये ज़रा बयान कीजिएगा। जी इसका IBA टेस्ट रख रहे हैं। और IBA उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वही इसमें जो CSS का पहले ये एक टेस्ट रखेंगे कि जो उसमें स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो सके, और उसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे उन सब की वो एक 110 का एक बैच बनाएंगे। उन 110 में जो 80% है वो स्कॉलरशिप बाय सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो चाह रहा है कि मुझे भी ये सहूलत मिले, मुझे भी ये इन क्लासेस में बैठना है, तो वो IBA की तरफ से, नॉट फ्रॉम आवर साइड, उनकी तरफ से उसका कोई सेल्फ फाइनेंस सीट 15% उन्होंने रखा है कि अगर कोई पे करके ये करना चाहे वो करे। बाकी जितना भी 80% जो भी है वो स्कॉलरशिप फ्रॉम सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अच्छा, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा और हो भी रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का इरादा है? वर्कशॉप्स की जो हम देख रहे हैं इसमें भी डिस्कशन भी हुई, ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इन्हें बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ाया जाएगा मैम। इसको हम इसी पे है कि अगर इसको अगर हमारा हदफ ये है, व्हाट वी वांट आवर थिंग्स टू अचीव इज, अगर 5 ही लोग इस प्रोजेक्ट से CSP ऑफिसर बन रहे हमारे एरिया से, तो ये बहुत बड़ी हम अपनी अचीवमेंट समझे। और मैंने इसी तरह जो नेबरिंग हमारे मेयर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, लॉर्ड मेयर्स हैं, मैंने उन सबको भी ये लेटर लिख रहा हूँ कि वो भी उसमें कंट्रीब्यूशन करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स का IBA के साथ, इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा उसको मिले। अभी आपके इसी से फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि अभी पहला एयर एम्बुलेंस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं सक्खर के लिए, फ्रॉम सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी के साथ। तो उसमें भी ये सेम पैटर्न रखा जा रहा है कि न सिर्फ जो भी खराजात है सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे रखे जाए, बल्कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स को भी, मेयर्स को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया जाएगा, ताकि वो जो खराजात है वो इक्वल और बड़े इजीली मैनेजेबल हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा हेल्थ एक्टिविटीज़ और हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा आ गए, क्योंकि सक्खर एक हब है और ये कनेक्टिंग है टू द पंजाब एंड बलूचिस्तान। यहाँ पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल आ गया है, यहाँ पे NICVD का बहुत बड़ा सेंटर है, SIUT है, कैंसर हॉस्पिटल ज़ेर तामीर है।
तो इसके हवाले से एक नई चीज स्टार्ट की जा रही है, इसका नाम एयर एम्बुलेंस जो है, इसको सक्कर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलो दिस इज गुड। ये एक साथ ही साथ कोई फेरी सर्विस भी आप शुरू कर रहे हैं, हर्ड ये सर स्टार्ट हो चुकी है, अब तो उसको सर 7-8 महीने हो गए फेरी सर्विस को। और वाईफाई फ्री को सर ये तो हमने, एंड द फर्स्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सर बनी है, दाऊद का कैंपस हमने, और ये जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ये बेस्ड ऑन एग्रो बेसिस। एक होता है इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उस पे ये जो मेन फोकस्ड है वो एग्रो बेस है। व्हेन आवर लैंड हाउ वी फर्टिलाइज कॉफी और एनीथिंग जो लोगों को नहीं पता, हमारे पास रूटीन के एग्रीकल्चर होते हैं सालों के साल, वही हमारे हो रहे हैं, कपास हो रही है, वीट हो रहा है, या जो भी सनफ्लावर हो रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली किसानों को, फार्मर्स को, लैंड ओनर्स को एक्चुअली सिखाएगी कि आपकी जो लैंड है यहाँ पे कॉफी बीन्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे दूसरी चीजें हो सकती है। जी जी। एग्रो बेस्ड इंजीनियरिंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी सक्खर बनाई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम उठाए गए हैं। आई होप मज़ीद भी इस पर काम किया जाएगा, जैसे कि आपने कहा भी। थैंक यू सो मच। कुमैर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जी देखें अगर काम किया जाए तो फिर वो नज़र भी आता है और लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो फैसिलिटेट? बिल्कुल जी, 450 स्टूडेंट्स। और ओवरऑल देखें, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो यंगर जनरेशन जब आती है तो उनकी इस रीडिंग डिफरेंट होती है रिगार्डिंग द इश्यूज, दे आर वेल कनेक्टेड। विल टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक वंस अगेन। जहाँ पर इंटरनेट ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ पर लोगों को ये बताया कि आप उसका ख्याल रखते हैं, दूसरे का ख्याल रखते हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी। तो आज दुनिया भर में सेल्फ केयर डे मनाया जा रहा है। अब सेल्फ केयर डे में आपकी हाइजीन भी आ गई है, आप क्या खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, जिस्मानी सेहत, बिल्कुल आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपकी वेल बींग में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो आखिर में मुख्तसर वक्त के लिए हम बात करने के लिए जा रहे हैं सेगमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये ज़रा बताइएगा कि इसके अंदर सेल्फ केयर में बहुत से चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहें तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि जो इंसान है ना वो बाकी जानवरों की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ है, इसलिए कि इंसान की बीइंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फैक्ट है, एक इमोशनैलिटी है और एक स्पिरिचुअलिटी। तो जो WHO की भी डेफिनेशन है ना हेल्थ की, वो ये है कि इट इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज एक्चुअली कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग। और हम इसको ऐड करते हैं इसमें कि इसमें दो और, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। यानी आपकी सेहत ठीक हो, यानी आपके सोचने का अंदाज हेल्दी हो, आपके रिलेशन बिल्कुल ठीक हो, आपकी लाइफ एक पर्पस के गिर्द रिवॉल्व कर रही हो, तो इसको हम सेंस ऑफ वेलबीइंग कहते हैं। तो इन चारों चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ आप क्या समझते हैं, अगर हम इस पर बात करें कि क्या लोगों को इस बात का इदराक है कि पहले तो उन्हें ये आइडिया है कि सेल्फ केयर होती क्या है, और उसमें ये जो आपने एस्पेक्ट बताए ये भी हैं, और उनकी इमोशनल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, ये सब मैटर करता है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। फिजिकल हेल्थ जो है ना, ये इसका पहला स्टेप है। और अनफॉर्चुनेटली हमने से अक्सर अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी जो पैरामीटर चाहिए उनकी भी सही तौर पर समझ नहीं है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बचपन से ही उसके ज़हन में कामयाबी का एक कॉन्सेप्ट हम डालते हैं, और वो कॉन्सेप्ट इतना खौफनाक है, और वो ये है कि अगर तुम्हारे पास पैसे बहुत ज्यादा हुए तो तुम कामयाब हो जाओगे। लिहाजा बच्चे के नजदीक पहली अहमियत इस बात की होती है कि उसने कैरियर में तरक्की करनी है, और उसको इस गिफ्ट से भी मोटिवेशनल स्पीकर, सारा सोसाइटी और उसके वालिदैन और उसके कॉलेज के लोग वो कहानियां सुनाते हैं कि जो शख्स कामयाब होता है जो 24-24 घंटे काम करता है, और वो जो बिल्कुल अनथक मेहनत करता है, ऐसे में ना उसको ये बात याद ही नहीं रहती कि वो खुद अंडे देने, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वो खुद है। और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा जो कि स्टीवन कॉवी ने दिया है, जिसको कहते हैं PPC बैलेंस, यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेसिटी बैलेंस। तो जो एक तो है ना प्रोडक्शन, मैं कर क्या रहा हूँ, और एक ये है कि मेरी अपनी फैक्ट्री तो खराब नहीं हो रही,
तो अगर वो थोड़े कहते थे हमारी मुर्गी बाहर हो जाएगी तो फिर वो पूरी प्रोडक्शन आ जाएगी। आज का मुझे पता है टाइम आपके पास कम है, मैं आपको सिर्फ 4 चीजें बताता हूँ जो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। नंबर 1, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। 2, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। नंबर 3, हमारा स्लीप पैटर्न ठीक है कि नहीं है। और नंबर 4, हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम से कम है कि नहीं है। ये असल बात ये पैरामीटर है, ये 4 पैरामीटर हैं जो सिर्फ हमारे 25% को एड्रेस करते हैं, यानी हमारी फिजिकलिटी को। तो बाकी बातें तो बाद में आती हैं, हम बदकिस्मती से इन चारों के म्यार पर ही पूरे नहीं उतरते। ठीक, चलिए सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद इकबाल साहब फॉर बीइंग विद अस। अब आखिर में ज़ाहिर है कि हमारे जाने से पहले हम एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। ज़ाहिर है कि अहमद शहजाद से कौन वाकिफ़ नहीं है, पाकिस्तान टीम के स्टार ओपनर और आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तजिया देते दिखाई देते हैं। ये वीडियो है जिसके अंदर ये एक पुरफज़ा मकाम पर मौजूद हैं और वहाँ पर होता है ना, आपको पता है कि आप वैसे भी बैट हाथ में पकड़ें तो कोई ना कोई आपको चैलेंज करता दिखाई देता है। तो यहाँ पर कौमी क्रिकेटर को एक मुकामी बॉलर ने चैलेंज किया कि भाई मैं आपको आउट करूँगा, और अहमद शहजाद ने कहा कि मैं तुम्हें छक्के मारूँगा, और हुआ वही जो कि मुकामी बॉलर की ख्वाहिश थी, यानी कि 3 दफ़ा वो बोल्ड करने में कामयाब हुए। ये एक बॉल टच की उन्होंने और उसके बाद अगली बॉल पे ये गिल्ला उड़ा। कुर्सी बड़ी थी मेरे ख्याल में, विकेट इतनी बड़ी नहीं आई होती। थिंक मुझे जो इसमें बात अच्छी लगी, एक तो बड़ा मौसम और नज़ारे बड़े प्यारे हैं। हाँ। दूसरे ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गो के अहमद शहजाद 3 दफ़ा आउट हो गए, बट उन्होंने एंजॉय किया और वो जिस मुकर तरीके भी से सकते थे कि हंस मैं हंस वीडियो के नहीं लगाने ये लोग दूंगा। मैच खेल रहे हैं, ऐसे ही हम आंगी के साथ मैच खेलना चाहिए। चलें जी, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए अपने खर्चे पे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।